कर्म में विश्वास रखना फल मिलेगा भाग्य से। कर्म में ही धर्म है, निस्वार्थता हो सांसों में। 10-11 महीने पहले एग्जैक्ट एस्ट्रोलॉजर को क्या पूछोगे, प्लेन जो क्रैश हुआ उसमें सब लोग मरे क्या, उनकी पत्रिका सेम थी क्या? What is the difference between Vedic astrology and KP astrology? अभी आपके पास पत्रिका ही नहीं है, अभी आपकी तो रहेगी, बट हो सकता है आपके फोरफादर, उनके पास उनका टाइम ही नहीं है, बर्थ ही नहीं है, तो क्या उनका एस्ट्रोलॉजिकली कोई जवाब नहीं? कि पत्रिका सबसे बढ़िया तरीका है ये जानने के लिए कि ये रिश्ता अच्छे से निभाया जाएगा कि नहीं। देखो, मैं कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी इज इंडियन एंशिएंट साइंस। पत्रिका मैच होती है यानी वंश आगे बढ़ना चाहिए, यानी लड़का होगा कि नहीं। How many years are quite reasonable in astrology? मैम जेन्युइनली प्रिडिक्ट कर सकती है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। So as marriage prediction is possible, in same way divorce prediction is also possible. लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इतना भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि द पर्सन ही और शी लव्स उसके साथ शादी होगी कि नहीं। In your astrological experiences, कि जहाँ जिद जीत गई हो एस्ट्रोलॉजी से। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एमटीबी। आज हम एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो क्यूरियोसिटी और डिबेट का सेंटर पॉइंट रहा है, एंड दैट इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक कॉस्मिक साइंस है या अंधविश्वास? क्या कुंडली देख के ये डिसाइड किया जा सकता है कि आपके लिए बिजनेस अच्छा रहेगा या नौकरी? क्या कुंडली देख के ये डिसाइड किया जा सकता है कि आपके लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा है या शेयर मार्केट? ग्रह नक्षत्र आपके जीवन को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉब्लम फाइंडिंग साइंस है या इट कम्स विद एन सॉल्यूशन? अगर सॉल्यूशन है तो जेमस्टोन के अलावा भी कोई सॉल्यूशन है या नहीं? क्या होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? क्या मंत्र चैंटिंग और मेडिटेशन एक सॉल्यूशन हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवालों पे बात करने के लिए आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर सुनंदा राठी। डॉक्टर राठी 30 सालों से ज्यादा का अनुभव रखती हैं और एक प्रूवन एस्ट्रोलॉजर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक फैसिनेटिंग कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर। आज हम एस्ट्रोलॉजी, टैरेट कार्ड रीडिंग और ये सब के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व की है कि करियर हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, मेंटल हेल्थ हो गया। हमारी जनरेशन से ज़्यादा और कोई जनरेशन आई गेस इतनी कंफ्यूज्ड नहीं थी जितने आज की जनरेशन इन सब चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड है। नहीं पता है आजकल की जनरेशन को कि मुझे क्या करना है, लेकिन मेरा करियर में मन किस में लगता है, या फिर रिलेशनशिप्स को लेके आप देखेंगे। तो मुझे ये चीज़ आपसे जानना है कि आपने कितना चेंज इन सब चीज़ों में नोटिस करा है। वेरी गुड क्वेश्चन अनुष्का। चेंज तो डेफिनेटली हुआ है। लाइक मैं सदियों से कह सकती हूँ 3 डिकेड से एस्ट्रोलॉजी में हूँ, पर करियर चेंज आने की वजह भी ऐसी है कि पहले इतने करियर ऑप्शंस भी नहीं अवेलेबल थे, इतना एक्सपोजर भी नहीं था। कोई इंटरनेट दरिया ऑनलाइन ये कोरोना के कारण आ गया, तो ये सब तब नहीं था, इसलिए करियर चेंज तो है। पहले आप बोलोगे तो पेरेंट्स 3 ही चीज़ें पूछते थे, मेरा बच्चा मेडिकल में जाएगा क्या, इंजीनियरिंग जाएगा क्या, या सीए करेगा क्या। सो प्रोफेशन बोला तो 3 चीज़ें लिमिट, अदरवाइज आप कॉमर्स कर लो, आर्ट्स कर लो, साइंस कर लो। अब आप मुझे पूछोगे तो करियर ऑप्शंस कितने हैं, तो कन्फ्यूजन तो होना ही है। व्हेन देयर आर चॉइसेस देयर इज अ कन्फ्यूजन, व्हेन देयर आर नो चॉइसेस। एक बार आपने साइंस ले लिया तो इंजीनियर और मेडिकल 2 ही बच गए, एक बार कॉमर्स ले लिया तो सीए करो, लॉ करो। अब वैसा नहीं रहा, अब चॉइसेस बढ़ गए, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया है। और अभी की जनरेशन पहले से ज़्यादा करियर फोकस्ड है, यानी मैं क्या करूँगा, मेरा क्या प्रोफेशन होगा, मुझे किस में सक्सेस मिलेगा, ज़्यादा सोच भी है उनकी, गलत नहीं है। पहले ज़माने में फैमिली बिजनेस होते थे, तो सीए भी किया है तो फैमिली में जाना, ऐसे कुछ कुछ क्राइटेरिया फिक्स थे जो आज नहीं है। अभी माँ बाप की रोरिंग प्रैक्टिस है और एक ही लड़का है तो भी वो मेडिकल में जाएगा, इसकी गारंटी नहीं। तो कन्फ्यूजन क्रिएशन इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली, बट हमें समझता नहीं है हम क्या करें। एस्ट्रोलॉजिकली मुझे पूछोगे तो पहले आप आएंगे तो मेडिकल में मैं जाऊंगी क्या, तो मैं मंगल ग्रह देखूंगी, आपका एजुकेशनल हाउस देखूंगी और प्रेडिक्ट करूंगी। अब मंगल के अंडर इतना कुछ आता है तो हमको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़े ट्रेड्स जानने पड़ते। तो कन्फ्यूजन इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज आर मोर, एंड दिस जनरेशन इज मोर फोकस्ड ऑन करियर देन एनीथिंग एल्स।
ओके, सो आप कह रहे हो करियर फोकस ज्यादा है ज़्यादा मेंटल हेल्थ या रिलेशनशिप से ज्यादा अगर देखा जाए, तो आपके पास कंसल्टेंसी के लिए करियर वाले लोग ज्यादा आते नहीं, मेरे पास मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स के लोग ज़्यादा आते हैं, अच्छा, ज़्यादा आते हैं, ओके, क्योंकि जैसे ही आपके ये सारे क्वेश्चन वैसे रिलेटेड है। जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, आपको पता नहीं चलता कहाँ जाना है, और फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो आप आते हो स्ट्रेस लेकर ही आते हो, बिकॉज यू आर नॉट श्योर। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जहाँ पे आपका बुद्धि और विवेक काम नहीं करता, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। जब तक आप अपने बुद्धि से और अपने विजडम से सॉल्यूशन निकालते हैं, आप निकालो। तो ये होता है। और रिलेशनशिप का तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है आजकल मेरे सामने, हाँ, जैसे क्योंकि रिलेशनशिप्स हो गए, सिचुएशनशिप्स आ गया आजकल, तो मॉडर्न डेटिंग ये सब चल चुका है कुछ आ गया। या अभी ये क्यों बढ़ गया है, जैसे करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए हैं, वैसे ये फील्ड भी बहुत चेंज हो रहा है। अभी आप ले लो हमारे कम्युनिटी में, आई एम कमिंग फ्रॉम मारवाड़ी कम्युनिटी, तो एक ऐसा तब हमारे दिमाग में फिक्स होता था कि जैसे मैंने कॉमर्स सिलेक्ट कर लिया कि चलो सीए बनेंगे, लॉ करेंगे या कुछ, तो वैसे एक बात फिक्स थी कि पिताजी मेरे एस्ट्रोलॉजर है, तो वो तो पत्रिका मैच करके ही शादी करने वाले। तो उस तरफ हम मुड़े ही नहीं कि कोई लड़का पसंद आ रहा है क्या, उसका करियर क्या है, ये क्योंकि पता था फिक्स है अरेंज मैरिज होगी। अब पूरा ज़माना बदल गया। इन आवर कम्युनिटी ऑल्सो एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स चेंज। सीधा क्या बोलते हैं, हम तो पत्रिका मैच करेंगे, लड़के को दे देंगे, फिर वो चैट करेगा, फिर वो डेटिंग करेगा, फिर वो मिलेगा, फिर उनका वेवलेंथ जमेगा क्या। और ये सब होने के बाद पेरेंट्स पिक्चर में आते हैं। पहले वो साथ ऐसे होता था कि भाई लड़की है तो लड़की के पिताजी घर देखने आते थे, परिवार कैसा है, रहन सहन कैसा है, और फिर वो देखने के बाद लड़के को और परिवार को बुलाते थे। अब ये कुछ नहीं है, लड़के बाहर मिलते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में मिलते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, एंड देन दे डिसाइड। सो दिस मैचिंग ऑफ मेंटल वेवलेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेस किस किस बात का हो रहा है, करियर का हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ का हो रहा है, रिलेशनशिप का हो रहा है, क्योंकि आप ही कंफ्यूज हो जाते हो ना। 4 लड़कियों को यदि आप मिल रहे हो, आपको कहाँ से पूरा पता चलता है कि मेरा, क्योंकि 1 मंथ 2 मंथ्स इज नॉट सफिशिएंट। एंड जिंदगी का अनुभव इतना नहीं है कि मैं सही डिसीजन ले पाऊँ, तो और कंफ्यूजन और कि मैं सही confusion। कर रही हूँ कि गलत कर हाँ। रही हूँ। और पहले पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाते थे, दादाजी ने बोला है, माँ ने बोला है, पिताजी ने बोला है, काका ने, जो मीडिएटर है उसने बोला है, सो लेट्स गो। अब वो नहीं कुछ रहा। मीडिएटर सोच सोच के बोलते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं ना। मैं मीडिएटर बन गई और बोल दिया ये लड़का है, और आप चले गए, और बाद में प्रॉब्लम आई तो आप क्या बोलते हैं। तो मीडिएटर भी आजकल सोचते हैं, वो बोलते नहीं भाई लड़का अच्छा है, बाकी आप देख लो। दिस इज अ वेरी कॉमन यस आंसर। यस कि सो हमने ये कर डेटिंग लिया। बढ़ गया है, चैटिंग तो अभी इतना बढ़ गया है कि तुम्हारा मेंटल वेवलेंथ जमते जमते टूट जाता है तुम्हारे चैटिंग से। एक आध भी क्वेश्चंस आ गया, और फिर इंटरनेट, और फिर गूगल चैट। बट कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस बढ़ गए हैं इसमें। हमारे चैलेंजेस बढ़ गए हैं क्योंकि दायरा बढ़ गया है। जैसे बोलते ना, पहले चद्दर इतनी सी थी, अब इतनी बढ़ गई है। सो हमारे चैलेंजेस बढ़ते हैं। बट अनुभव, आपने कितनी पत्रिका इन दिनों में इसकी देखी, कितनों का आपने सही किया, कितनों का नहीं आया सही, तो क्यों नहीं आया। तो हमारा रिसर्च बढ़ गया है, हमारा पत्रिका की ओर देखने का एक तरीका और एक जरिया था, वो भी बढ़ गया है। ओरिजिन भी बढ़ गया है। हाँ, रीजन भी बढ़ गया है। बट आप फिर भी आज भी मानते हैं कि पत्रिका सबसे बढ़िया तरीका है ये जानने के लिए कि ये रिश्ता अच्छे से निभाया जाएगा कि नहीं? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जैसे हम हमारे आसपास हमें सुनने में मिलता है कि पत्रिका नहीं मिल रही है, लेकिन दोनों की आपस में इतनी अच्छी समझ है कि बिना पत्रिका मिले भी मान जाते हैं कि चलिए ठीक है, ये बच्चे की पसंद है तो हम कर लेते हैं। पर आपका आपका इसमें क्या मानना है? देखो, मैं कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी इज इंडियन एंशिएंट साइंस। तो उसका बेस क्या था, हमारा इंडियन एंशिएंट साइंस का बेस था पत्रिका मैच होती है, यानी वंश आगे बढ़ना चाहिए, यानी लड़का होगा कि नहीं। सो पूरा वो मैचिंग का बेस वो था। अभी आजकल के बच्चे मुझे बोलते हमको बच्चा ही नहीं चाहिए। सो यू नीड टू गो बैक टू सी अच्छा जम रहा, यानी क्या होता है, हमारे पत्रिका का जो पहला हाउस है,
असेंडेंट जिसको लग्न कहते हैं और मून कहते हैं दूसरा, तो हम वो लग्न तुमसे मैच करते हैं कि तुम्हारी वेवलेंथ जमेगी कि नहीं। फिर हम आते हैं 5th हाउस पे, बच्चे का क्या, वंश का क्या, ये क्या वो। तो मेरा कहना है अब लाइफ की तरफ देखने का यदि हमारा नजरिया बदल गया है तो एस्ट्रोलॉजर को बदलना पड़ेगा। एक पंचांग में आप भी कोई सॉफ्टवेयर में डाल लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वेरी इजी, आपका बर्थ टाइम, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस डाला, आपका डाला, मैच किया, नहीं है मैचिंग, दिस एनीवन कैन डू, एनीवन, इवन 5वीं 6ठी वाला लड़का भी ये मैचिंग देख सकता है। तो दिस मैचिंग, इसका जो बेस था वंश वृद्धि का था। And there are various applications also for Application. matchmaking. हाँ, वो Yes. immediate there out of 36 कितना आया? 18 गुण मिलेंगे। हाँ, तो अभी 25 आप, गुण। मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो पेरेंट्स ही लेके आते कि भाई इसको शादी तो करनी है पर इसको बच्चा ही नहीं चाहिए। तो वो मैचिंग क्या काम आएगा? जो तुमने मैच का बेस क्या लिया था कि भाई वंश बढ़ना चाहिए, लड़का लड़की कुछ तो होना चाहिए, वो बेस चेंज हो गया। तो अभी एस्ट्रोलॉजर को उसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें देखनी चाहिए, जैसे आपका माइंड क्या कहता है, आपके लाइकिंग क्या करते हैं, आपका 7th हाउस यानी आपके पत्रिका में आपका जो 7th हाउस है उसका ओनर कैसा है, तो कैसा लड़का मिलेगा आपको, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी हो गया है। और करियर, अगेन एवरीबडी वांट्स अ करियर ओरिएंटेड पार्टनर, क्योंकि आप सीए बन चुकी है और आप यदि कहती हो कि 10 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना है, 9 बजे मैं निकल जाऊंगी, शाम को 6:30 का तो टाइम है, बट आई डू नॉट नो माई क्लाइंट्स, उनका कैसे काम है, मेरा कितना भी टाइम। सो इफ यू मैरी समबडी हु इज जस्ट वर्किंग फॉर 4-5 आवर्स, व्हाट ही विल डू? सो आपको वो भी देखना है कि वो भी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ और हम ओके है। या फिर हमारे जो मारवाड़ी कम्युनिटी है वो बोलते सीए हो गई ना तो सीए से शादी कर ले, तुम दोनों एक बिजनेस में। तो ऐसे मेरा कहना है अभी जो क्राइटेरिया है ना शादी का वो बदल रहा है, और वो जब बदल रहा है तो एस्ट्रोलॉजर हैज़ टू स्टडी, थोड़ा सा रिसर्च करे और फिर वो जवाब दे, नहीं पीछे के सब वो गुण मिलन के कोष्टक देख के या सॉफ्टवेयर में डाल के। ही हैज़ टू अप्लाई हिज माइंड टू रीड माइंड्स ऑफ बोथ, जिनके चार्ट हम मैच कर रहे हैं और उनके जीवन में क्या चाहिए उनको। जब आप मेरे पास सिर्फ आती हो रिलेशनशिप को लेके, तो मैं आपका पहले 7th हाउस स्टडी करती हूँ, वो 7th हाउस कैसा है, उसका ओनर कहाँ गया है। आप जब पूछती हो भाई मुझे लड़का फॉरेन का मिलेगा क्या, तो 7th हाउस यदि 12th हाउस में चला गया है वैश में, तो पहले के लोग बोलते थे नहीं नहीं दूर जाएगा, मुझे डाइवोर्स हो जाएगा। अब वो 7th हाउस यदि वैश में जाता है तो लड़का फॉरेन में रहता है। सो ये सब चेंजेस आपको आपकी स्टडी में भी लाने होते हैं और वो भी देखना होता है। हाँ, मतलब इम्पैक्ट वही है, बट देखने का नजरिया बदल गया। मतलब 12th हाउस में जाएगा जो आप बोल रहे हैं, तो पहले ऐसे सोचते थे कि ये दूर रहेंगे तो शायद डाइवोर्स के चांसेस हैं या फिर लाइफ टाइम दूर रहना पड़ेगा, पर अभी ऐसे सोच सकते हैं कि शायद वो फॉरेन सेटल होगा, तो आपको भी फॉरेन सेटल होना पड़ेगा। वो योग आपके पत्रिका में है क्या, तो ही आपका यहाँ पे शादी हो सकता है। ये सब अपन बता सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं बदला एस्ट्रोलॉजर को, अपनी स्टडी, अपना रिसर्च, यानी मैं पुराने शास्त्र को लेके सिर्फ आगे नहीं बढ़ सकती, मुझे उसमें इनग्रॉस होना पड़ेगा, मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस डालने पड़ेंगे, मेरा स्टडी डालना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो ही क्योंकि वो- लोगों का प्रायोरिटीज चेंज हो गया ना, तो फिर आपको अपनी स्टडी भी उस हिसाब से देखनी पड़ेगी हाँ, कि एंड दैट कैसे इज विथ एक्सपीरियंस। That is with आप experience. बोलेंगे कि प्लैनेट के एस्पेक्ट्स उसका इफेक्ट्स चेंज होता है क्या, नहीं होता है, बट यस तुम्हारा उसके पास देखने का जो आ रहा है सामने, उसका क्वेश्चन अलग होता है ना, वो क्वेश्चन 10 साल पहले आने वाले ने नहीं किया होता है। सो यू हैव टू ग्रो विथ योर एक्सपीरियंस। मुझे ये जानना है कि आप यू वर एन इन्वेस्टर, मतलब यू वर इनटू शेयर मार्केट, यू हैव रिटन ए ऑथर्ड ए बुक आल्सो। आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड में कैसे आए, आपकी जर्नी क्या कहती है, और आप कितने साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? योर स्टोरी। My story of astrology. Interesting question, and it is taking me back in my history also. देखो मैं तो, आप बोलोगे हम जैसे कहते हैं ना कि I have grown up, तो I've grown up in the माहौल of astrology. My father was a Horatius reader. उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, आयुर्वेद का, ऐसे अलग अलग पढ़ाई, इवन लॉ का पढ़ाई। ही वॉज नॉट हैविंग दोज क्वालिफिकेशन, बट उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा था, तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते थे। अच्छा, दूसरा उनका ये पैशन था, हॉबी, सो ही वॉज नॉट चार्जिंग,
बट उनको एक लोगों को हेल्प करने को अच्छा लगता था। तो बहुत सारे लोग आते थे, कहते थे, सुनते थे, और हम भी सुनते सुनते बड़े हुए। समटाइम्स हम कोई लोग रोते रहते थे, कोई लोग हंसते रहते थे, कोई लोग बाद में आके मिठाई दे के जाते थे, जैसा आपने बोला वैसा हुआ। तो दिस एक्सपीरियंस में हम बड़े हुए। बट तब हमने देखा कि अरे सुबह से शाम तक यही चलता है, काफ़ी निगेटिविटी लगती है लोगों के प्रॉब्लम सुन सुन के। और हम लोगों को क्या था कि एक आदमी 2-2.5 घंटा बैठ गया तो आधा आधा कप चाय 3 बार। तो हम बोलते थे बाप रे, ये अपने को तो नहीं सीखना। ऐसा हमारा एटीट्यूड उस वक्त था। ज़रूर ये देखते थे कि भाई वो जो बोल रहे हैं वो हो रहा है। मतलब एक कोर्ट की केस थी, किसी बड़े आदमी की थी, रिलेशन में के थे, उन्होंने पूछने को आए। तो इन्होंने बता दिया भाई ये 3 दिन निकल गए तो तुम छूट जाओगे। तो बोले 3 दिन कैसे निकालूँ? सो उनका लॉ का नॉलेज था, उन्होंने बोला तुम एडमिट हो जाओ। 3 दिन तो निकल ही जाएंगे, क्योंकि प्लैनेट्स को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। यदि आपकी तारीख सोमवार को है और आप अपीयर हुए तो आप लूज होएगा केस। तो मैं क्या करूं, एडमिट हो, ये दे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अरे देयर इज समथिंग इन दिस which is giving solutions. See, we are solution oriented. We just don't want to discuss on problem. ये प्रॉब्लम है पत्रिका में, ये प्रॉब्लम है, अरे इसका सोल्यूशन क्या? तो ही वॉज गिविंग सोल्यूशंस. सो देन वी रियलाइज कि इसमें कुछ तो है. एंड देन आई गॉट मैरिड. मैं जैसे ही शादी होके आई, इट वॉज अ जॉइंट हिंदू फैमिली, अनडिवाइडेड मारवाड़ी लोगों की बड़ी फैमिली थी. तो मेरे जैसे ही डैडी आते तो सब रात को बैठ के मेरी पत्रिका देखो, मेरा हाथ देखो, मुझे बताओ, मुझे, ऐसा वो माहौल होता था. और मैं अपना चाय पानी का काम करती थी, जो पहले करती थी. चाय दिया, मेरे पिताजी को चाय आधा आधा कप का शौक था. तो एक बार ऐसा हुआ, माय ब्रदर इन लॉ, छोटा भाई डॉक्टर साहब का, माय हस्बैंड इज डेंटिस्ट, उनका छोटा भाई उसकी पत्रिका देखी और देखते देखते वो सीरियस हो गए. आई सेड व्हाट हैपेंड. मैं तो उनकी सारे एक्सप्रेशंस भी पहचानती थी और टोन ऑफ ये भी. तो मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले अरे इसके पत्रिका में एक्सीडेंट का योग है. हाँ, तो एक्सीडेंट का योग है. सो माय मदर इन लॉ गॉट, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने पीरियड निकाल के दिया, टाइमिंग ऑफ इवेंट जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में, उन्होंने पीरियड निकाल के दिया और बोला कि ये पीरियड में इसका एक्सीडेंट हो जाएगा. तो क्या करना है? तो फिर कार चलाना नहीं, ये करना नहीं, ऐसे सब उन्होंने गाइडलाइन दे दिए और डेट दे दी. Okay, we were taking all precautions, though my father-in-law was not very much in favor, because वो तो बोलते थे अमावस्या क्या, पूर्णिमा क्या, अष्टमी क्या, चतुर्थी क्या, सब दिन मेरे लिए अच्छे है, ऐसा उनका था. बट ठीक है, अभी अपने ब्याही ने ही बोला है तो ही सेड कि फॉलो दैट. सो वी वेर फॉलोइंग. देन वन टाइम ही वेंट टू मुंबई बाय ट्रेन. आते वक्त उनको लेट हो गया. सो ही हायर्ड अ टैक्सी. व्हेन ही हायर्ड अ टैक्सी, खंडाला या खोपोली के पास, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट. अच्छा, व्हेन ही मेट विथ एक्सीडेंट, जैसे हम लोग कहते हैं ना सिग्नल्स मिलते, हमारे घर में कुत्ता था, पेट एनिमल, पिंटू. ही स्टार्टेड बार्किंग अराउंड 1 o'clock. सो माय मदर इन लॉ सेड मी व्हाई ही इज बार्किंग सो मच, घर में तो कोई आ नहीं रहा. एंड 6 o'clock वी रिसीव्ड अ कॉल, लैंडलाइन थी तब. डॉक्टर को पूछा, फ़ोन लिया तो उन्होंने कहा यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, 4 डाइड ऑन द स्पॉट, 2 आर एडमिटेड, दे आर सीरियस, एंड आपका कार्ड मिला. वी डोंट नो कि आपका इसमें कोई है या नहीं है, यू कम टू द पुलिस स्टेशन एंड सी. सो वी रीच्ड. तब उनको एडमिट कर दिया था पुलिस और पब्लिक ने इन ससून हॉस्पिटल. तो जोशी जो है अभी घोले रोड पे जिनका हॉस्पिटल है, वो जोशी की उस दिन इमरजेंसी थी, उन्होंने सारे उनको दे दिए थे. ट्रैकोस्टॉमी कर ली थी, जो जो इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है वो दी गई थी. तो ही सेड कि एक्सरे निकाला तो उनके ब्रेन में क्रैक है पूरा. सो एवरीबडी स्टार्टेड एडवाइजिंग. हम लोग मेडिकल फील्ड में डॉक्टर थे, हमारा सर्जिकल शॉप था, सारे डॉक्टर्स पहचान के थे. आप इसको ससून में से हिलाओ, आप ये करो, आप उसको ये ट्रीटमेंट दो, वो ट्रीटमेंट दो. देन आई सेड वेट, एक्सीडेंट प्रेडिक्ट किया था, लेट माई फादर कम एंड ही विल डिसाइड नाउ व्हाट टू डू इफ़ यू ऑल अग्री विथ इट. फिर मैंने फादर को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि महामृत्युंजय का जब तुम शुरू कर दो. मैं पॉइंट, आई सेड हु विल डू, हम तो इतने डिस्टर्ब है, ही इज़ अनकॉन्शियस,
डॉक्टर बोल रहे ब्रेन में क्रैक है, ट्रीटमेंट है, हम लोग कोई कुछ नहीं कर, वो बोलते फैमिली मेंबर ने करनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू स्ट्रेस हियर, कि आजकल लोग पंडित को बुलाते हैं, करवा ले, उन्होंने हमको स्पेसिफिकली बोला फैमिली ने करना चाहिए तो ही उनको एनर्जी मिलेगी। एंड देन आई सेड यू कम एंड यू डू इट। हाँ, तो ही केम। देन व्हाट ही सेड, 3 दिन निकल जाते हैं वो आने के बाद, कि 3 दिन निकल जाते हैं तो ये आदमी को सर्जरी भी नहीं करना पड़ेगा और 1 साल में ये ठीक हो जाएगा। अब जोशी डॉक्टर ने बोला मैं आपको 48 आवर्स दे रहा हूँ, आप आपके सारे रिलेटिव्स को बुला लो। तो डॉक्टर ने 48 घंटा और उन्होंने 72 घंटा। तो 48 घंटा डॉक्टर ने देने के बाद माय फादर इन लॉ सेड कि व्हाट शी इज टेलिंग, वी विल नॉट शिफ्ट हिम फ्रॉम ससून, लेट हिम बी इन ससून ओनली। फिर उनको वहाँ रखा 48 आवर्स निकलने तक, 72 आवर्स निकलने तक माय फादर वाज डूइंग दिस महामृत्युंजय का जप, ओम त्रयंजकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो उन्होंने वो जप चालू रखा और 72 आवर्स निकल गए। एंड डॉक्टर सेड कि देयर इज अ रिस्क, आप इसको बॉम्बे ले जाओ, आप इसका ऑपरेशन करो। माय फादर सेड नो ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, देयर विल बी अ मिराकल एंड आफ्टर 1 year ही विल बी फाइन, दिस इज माय प्रेडिक्शन, यू टेक योर ओन डिसीजन। क्योंकि ऐसे केस में जब पेशेंट अनकॉन्शियस से हेड में क्रैक गया हुआ है, नोबडी, बट दैट टाइम एवरीबडी डिसाइडेड कि वी विल नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि वैसे भी ब्रेन ओपन करेंगे और कुछ गलत हो गया तो क्या। सो नोबडी डिड एनीथिंग एंड आई एम टेलिंग यू ही केम आउट आफ्टर 1 year। पहले 5-6 महीना, 3-4 महीना तो कोमा में गए, फिर जब बाहर आए तो इररिलेवेंट उनका स्पीच था, ही फॉरगॉटन एवरीथिंग, उनको वो एक्सीडेंट याद नहीं, कुछ याद नहीं, ऐसे सब होते गया। बट आफ्टर 1 year थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लग गए, चलने लग गए, सब होने लग गया। एंड देन माय मदर इन लॉ से यू हैव टू लर्न दिस एस्ट्रोलॉजी, अच्छा, आपको सीखना ही पड़ेगा सुनन। सो विथ ओन एक्सपीरियंस एंड मदर इन लॉ भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो मैंने बोला भी आपकी तबीयत देखूं। एंड दैट टाइम आई वाज टीचिंग इन कॉलेज मैनेजमेंट सब्जेक्ट, मैं वो करूँ, मैंने पीएचडी को रजिस्ट्रेशन किया था, वो करूँ या मैं एस्ट्रोलॉजी करूँ, आई विल डू, आपको चाहिए ना। आई वॉज वेरी मच अटैच टू माई मदर इन लॉ, ब्रैकेट में रखो। सो आई सेड कि आई डू इट, बट नहीं पॉसिबल हुआ बिकॉज ही वॉज, उनका एक्सीडेंट था और आई हैड अ स्मॉल डॉटर ऑल्सो। देन आई डिलीवर्ड बेबी बॉय ऑल्सो। मेरा डॉटर पैदा हुई तब लॉ चल रहा था, डॉटर होने के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, फैमिली बड़ी थी, ब्रदर इन लॉ को ठीक नहीं था, मदर इन लॉ वॉज नॉट वेल। सो मैंने फिर डैडी को बोला इनकी पत्रिका देखो, तो शी हैड ए डायबिटीज़। तो उन्होंने देखी और उन्होंने एक जो हमारे नासिक में एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और फेस रीडर भी, उनको दिखाई। तो उन्होंने कहा देयर इज़ नो डेथ बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, समथिंग एल्स विल हैपन टू हर एंड शी विल, एंड शी सफर्ड अ कैंसर एंड शी ऑल्सो डाइड। एंड देन मैंने 85 में आई डिसाइडेड टू लर्न दिस, एंड देन 1985 में आई हैव लर्न दिस बाय जॉइनिंग क्लासेस ऑफ मदा भट्ट एंड वदा भट्ट, those are your guru. माय गुरु बोथ। तो उनके पास रेगुलर क्लास चालू किया और मैंने सीखा। दिस इज़ द वे आई हैव एंटर्ड एस्ट्रोलॉजी। आप बोल सकते हैं आप पिताजी के जीन्स मेरे में आए होंगे, वॉट एवर आई डू नॉट नो, बट आई हैव गॉन इन टू दैट सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ सम। और पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, एजुकेशन ये मेरा एकेडमिक मुझे हमेशा ही था कि आदमी आगे बढ़ता है तो अपग्रेड करके ही बढ़ता है, और अपग्रेड करने का किसी किसी का कुछ रहता है, मेरा ऐसा रहता है मैं कुछ कोर्स कर लूँ तो मैं अपग्रेड कर, मैं ऐसे ही पूरा पढ़ना मेरे से नहीं होता है। सो देन आई हैव लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ दैट टाइम बाय डूइंग माय फर्स्ट विशारद एंड देन पंडित अच्छा, so there are grades in इन astrology. एस्ट्रोलॉजी। यस, देयर आर ग्रेड्स नाउ, तो पीएचडी भी कर सकते हो। नागपुर की कालिदास यूनिवर्सिटी है, बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी है, PhD is also available. Those all universities are teaching you Vedic astrology, right? वैदिक एस्ट्रोलॉजी There is no KP astrology. there is सब है। आप जो जो सिलेक्ट, जैसे अभी आप सीए करते हो, बाद में सीएस लगता है तो आप सोचते हैं मैं ही कर लूँ, ICWA के आधे सब्जेक्ट मेरे हो गए मैं ही कर लूँ, वैसा एस्ट्रोलॉजर कैन एंटर इनटू एनी लाइन। केपी में जा सकता है, केपी इज ज़्यादा
और एनालिटिकल। अच्छा, मुझे बस ये जानना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब नाइसली यू नरेटेड योर स्टोरी एंड दैट वाज लाइक गूज़बम्प्स। आप खुद एक एक्सीडेंट प्रिडिक्ट करना, फिर उसका बचना प्रिडिक्ट करना, वेयर नो वन कैन, मतलब इवन दो डॉक्टर भी बोल देते हैं, वेयर कैलकुलेटेड केमिकल कैन, मतलब क्या होगा वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट एस्ट्रोलॉजर, एज एन एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करना कि 1 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बड़ी हिम्मत वाला काम है। हिम्मत मतलब वाला है, और मेरे पिताजी के उतना कैलकुलेशन तो यही है, स्टडी लेकिन था। कॉन्फिडेंस, मतलब मैं किसी फैमिली को बोल रहा हूँ कि यार 1 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड दोज गाइज आर बिलीविंग आल्सो कि भाई यार ठीक है, हो जाएगा, इफ ही इज सेइंग हो जाएगा तो हो ही जाएगा। But let me tell you, that family was strongly believing, and this family इतना believe नहीं करती थी, but they started believing after this This incident. incidents. बट एक्चुअली देयर इज ब्यूटी इन एस्ट्रोलॉजी, मतलब डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में यू कैन कैलकुलेट कि कब होगा, कितने टाइम बाद ठीक हो जाएंगे, एंड दैट टू इतना एक्यूरेट। मतलब आर ओल्ड थिंग्स कितनी ज़्यादा साइंटिफिक एंड कितनी करेक्ट होती थी। अनुष्का, दिस इज अ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। अभी आज आप मेरे सामने बैठी हो, आपकी क्या उम्र है? 25 साल है। 25 साल में आपको कुछ नहीं है, और अभी आप मेडिकल चेकअप हम लोग कराते हैं, आप भी कराते होगे। कुछ नहीं रहा तो भी साल में एक बार मेरा खुद का रहता है कि मैं मेरे बर्थडे मंथ में पहले मेडिकल चेकअप कराती हूँ। सो एक ऐसा है, तो वो मेडिकल रिपोर्ट अब आपके सब नॉर्मल आ गए। हाँ, आपका बीपी नॉर्मल, आपके पल्स नॉर्मल, आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल, आपने क्या स्कैनिंग किया है, क्या सोनोग्राफी की है, यूट्रस चेक, एवरीथिंग इज नॉर्मल। और डॉक्टर के सामने बैठी हो कंसल्टेशन, डॉक्टर बोलेंगे एवरीथिंग इज नॉर्मल, ओके। एंड जब आप मेरे पास पत्रिका लेके आओगी, मेरे पास क्या एनालिसिस है, डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स है, मेरे पास क्या है, तुम्हारी पत्रिका। मैं बोलूँगी अरे बुध केतु की युति है, इस पे शनि कब आ रहा है, ओ आपको शायद 10 साल के बाद एक आधा एलर्जी हो सकता है। अच्छा, अब मेडिकल साइंस कितना आगे गया है ये मैं नहीं बता सकती कि 10 साल के बाद क्या होगा, बिकॉज मेडिकल साइंस इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। मगर एक ज़माना था तब नहीं था, तो एस्ट्रोलॉजी कैन प्रेडिक्ट इन एडवांस कि आपको क्या हो सकता है बिकॉज ऑफ योर प्लानिटरी पोजिशन। और वो टाइमिंग कैसे निकालते हैं, तो ट्रांजिट, जो ट्रांजिट होते रहते उससे निकालते। तो फर्क तो है, बट इट इज़ दैट अगेन कि वो एस्ट्रोलॉजर कितना स्टडीड है, उसने कितना, यानी आपने पहला सवाल किया था कि अभी आजकल व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ये सारे एस्ट्रोलॉजर जब आए ना, अभी कोरोना में आए हैं, तो हर एक को वो देखना चाहिए कि ये एस्ट्रोलॉजर का कितना स्टडी है, कितना दैट इज वेरी एक्सपीरियंस एंड कितना कितना study है। एक्सपीरियंस है, एंड वेदर जस्ट एक नॉलेज ले लिया और उसी नॉलेज पे वो चल रहा है कि ही इज एडिंग, जिसको हम रिसर्च कहते हैं। Okay, how many years are quite reasonable in astrology? मतलब when we look at astrologer की, तो 10 साल is okay, 20 साल is okay. My counter question, how many years are okay in chartered accountant practicing? 6-7 years. Not 6-7, you have to go on practicing. Things are changing. Like when I was in the market was 2 hours, है ना, सौदा पैड लेके हम करते थे। अब मार्केट ऑनलाइन हो गया, तब मार्केट कर्व में भी चलता था, है ना। तो हमको स्टडी करते रहना चाहिए। आप उसको लिमिट टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, यस 6-7 years फॉर एनी स्ट्रीम इज सफिशिएंट। एनी स्ट्रीम 6-7 साल आपको सफिशिएंट हो जाते स्टडी को। बट आपको यदि एक फर्म को एक्सपर्टाइज सीए फर्म बोलना है, तो आप क्या करते हैं, आप स्टडी करते जाते हैं। It takes So it's a many years, yeah. continuous process. You cannot limit it in years. And especially, I guess, आज के ज़माने में when scenario is changing like anything, like within seconds, within minutes, within 1-2 साल में ही आप देखेंगे एकदम सिनेरियो चेंज हो जाते हैं। तो आजकल तो स्टडी आई गेस और ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। What's the difference between Vedic astrology and KP astrology? Or if there is any other third form also of नहीं, there are many, like there is a, अभी आपके पास पत्रिका ही नहीं है, अभी आपकी तो रहेगी, बट हो सकता है आपके फोरफादर, उनके पास उनका टाइम ही नहीं है, बर्थ ही नहीं है, तो क्या उनका एस्ट्रोलॉजिकली कोई जवाब नहीं, तो प्रश्न कुंडली होता है कि आपके मन में उस प्रश्न का जन्म होना कि आई वांट एस्ट्रोलॉजिकल आंसर, सो इसको प्रश्न कुंडली कहते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट हो गया। केपी इज वन पार्ट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी बेसिक एस्ट्रोलॉजी कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, और फिर जितना आप आगे बढ़ोगे, मेदनीय एस्ट्रोलॉजी। मेदनीय एस्ट्रोलॉजी यानी प्रेडिक्टिंग पॉलिटिकल थिंग्स
and predicting natural calamities. जैसे when I was publishing my Bhagya Sangeet magazine, my guru Mada Bhatt, he predicted 11 months before that there will be a earthquake, that is भूकंप in भुज. म्हणजे प्लेस भी दिया था 10-11 महीने पहले एग्जैक्ट. तो अभी कल का इंसिडेंस जो है, आप एस्ट्रोलॉजर को क्या पूछोगे, कल के प्लेन जो क्रैश हुआ उसमें सब लोग मरे क्या, उनकी पत्रिका सेम थी क्या? वो पत्रिका इंडिविजुअली नहीं देखी जाती, वो टाइमिंग, जैसे पूर्णिमा के बाद आसपास ऐसे घटनाएं घटती हैं. तो 11 तारीख को पूर्णिमा थी जो कंटिन्यू हो रही थी, तो ये मेदनीय एस्ट्रोलॉजी है, इसका अलग है. तो इस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस हैं. जैसे आपकी सीए की है, सीएस की है, आईसीडब्ल्यू, देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस. अब आप स्पेशलाइजेशंस भी चालू. वैसे केपी एस्ट्रोलॉजर्स है, वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, प्रश्न कुंडली बताने वाले एस्ट्रोलॉजर है, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप पे बात करने वाले एस्ट्रोलॉजर है. तो ये सब एक ही प्रकार है. पहले बेस इज इंडियन एंशिएंट साइंस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी. ज्योतिष ये आपको वेदों में मिलेगा. पत्रिका है, श्री कृष्ण भगवान की भी है, श्री राम की भी है. तो ये सदियों से चलता आ रहा है. ऐसा नहीं है कि अभी हमने इसको इन्वेंट किया है. बट अभी जैसे अनुष्का ने बताया कि थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट, दायरे सब बदल रहे हैं. तो एस्ट्रोलॉजर को उसके स्टडी को प्रॉपर करके आगे बढ़ना चाहिए. यानी जब आपका जो सवाल आया वो कौन से प्लैनेट में आ रहा है, कौन से हाउस से रिलेटेड है, उसका आप रिसर्च कितना करते हो, और फिर थोड़ा सा इंट्यूशन आता है आपको, थोड़ा सा फेस रीडिंग होता है. इस बल पे एस्ट्रोलॉजर आपको बताते हैं. आप फेस रीडिंग भी करते हैं? फेस रीडिंग ऐसा नहीं है, बट जो एक एक्सप्रेशंस होते हैं, एक आवरा होता है, वो अपने आप ध्यान में आता है. अब मेरे काफ़ी क्लाइंट बाहर के ज़्यादा है, तो फेस रीडिंग वो मोबाइल पे देख के और इसमें कुछ मतलब नहीं होता है. क्योंकि जो जिसको आप जैसे रेखी या आपको दूसरा देता है, आवरा आपका खुद का होता है. तो वो अपने आप समझ में आता है यदि आपका स्टडी परफेक्ट है एंड आप यू आर नॉट जस्ट एन कमर्शियली गाइडिंग समबडी कि चलो पैसे दे दो, आपने पूछा चले जाओ, ऐसा नहीं है. तो आपको वो समझता है. बट फेस रीडिंग का इतना नहीं मैं बोल सकती कि मैं एक्यूरेट होता है क्या? लाइक होता है पामिस्ट्री, और उनसे पामिस्ट्री पे है. आप ज्यादा रिलाई करेंगे या फेस रीडिंग पे? फेस रीडिंग, पामिस्ट्री अपनी अपनी जगह है. जैसा इन्होंने पूछा कृष्णमूर्ति क्या है ये, तो पामिस्ट्री इज ये, आप अपने पाम को अभी देख लो, उसका एक निकाल लो, और 5 साल के बाद सीन चेंज हुआ है तो तब का निकालो और उसको कंपेयर करो. देयर आर डिफरेंस, चेंजेस आते. बेसिक जो है हमारी लाइंस, ये चेंज नहीं होती. जैसे ये हमारी लाइफ लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ऐसे जो लाइंस है ये बेसिक लाइंस चेंज नहीं होती. बट तुम्हारे चक्रास की पोजीशन चेंज होती है, छोटी मोटी अलग अलग लाइन आती है. जैसे एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट ट्रांजिट होते रहता है. आप जब पैदा हुए तब शनि कहाँ था और आज शनि मीन में आया है, तो वो अभी आपके पत्रिका में कहाँ गिर रहा है, उसका क्या इफेक्ट होगा. ये जैसा हम प्लैनेट ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजी में देखते, तो इसमें जो नए नए हैं, जब अभी आप मेरे पास आओगी और आपका पाम दिखाओगी और 5 साल बाद आओगी तो आपको दिखेगा कि पाम में चेंजेस है. देखो हेमंत, आपने पूछा था कि कौन से एज में, यानी 10वीं के बाद, 12वीं के बाद कब पत्रिका दिखानी चाहिए, और आप ये इंडिकेट करते हो क्या पत्रिका से कि वो लड़का सीए में जाएगा, मेडिकल में जाएगा. सो सी करियर कौन सी करेगा ये तो एस्ट्रोलॉजी बताती है. बट जैसे आप सीए बोलोगे तो उसका प्लैनेट क्या होता है. सो देखो, रवि बुध का कॉम्बिनेशन है ना, वो प्रिंटिंग से रिलेटेड होता है, वो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड. फाइनेंशियल एनालिसिस बोला तो मंगल भी देखा जाता है, हर्षल भी देखा जाता है. तो ये पहले बहुत इजी था. जैसे मैंने कहा कि स्ट्रीम्स बहुत कम थी, तो वो प्लैनेट उसका जो 10th हाउस का ओनर है, उसका एजुकेशनल हाउस का ओनर है, उनका क्या कॉम्बिनेशन है. तो लड़का इंजीनियरिंग किया तो वो इंजीनियरिंग उसको फेवरेबल है और वो इंजीनियरिंग में ही जाएगा, जो आजकल हम कम दिखते हैं. आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्पोर्ट्स. आजकल मेडिकल फील्ड में जाते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, एमडी बनते हैं, और सडनली वो स्पोर्ट्स फील्ड में चला जाता है. फिटनेस शायद ध्यान में आ जाता है कि सिर्फ दवाइयाँ दे के काम नहीं बनेगा, आदमी को फिटनेस के और भी. तो इस प्रकार से क्या हो गया है, प्लैनेट्स है हमारे 9, करियर ऑप्शंस बहुत सारे. हर प्लैनेट को ओनरशिप दिया जाता है. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का ओनरशिप है बैलेंस शीट देखना, तो वैसे हर प्लैनेट का ओनरशिप है. मंगल का ओनरशिप के अंडर
सर्जन भी आता है, और मंगल के ओनरशिप के अंडर टेलर भी आता है, दोनों सीजर चलाते हैं। तो यू हैव टू स्टडी हिज फाइनेंशियल्स, उसका हिस्ट्री, पेरेंट्स, ये सब बता के आप बता सकते हो ये लड़का मेडिकल को जाएगा। अब मंगल स्पोर्ट्स में आ गया, मंगल अगेन स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में वो लड़का जाएगा क्या? जो लड़का मेडिकल में जाता है वो स्पोर्ट्स में भी जा सकता है। तो ऐसे एक एक प्लैनेट के अंडर उन्होंने दिए हुए हैं कि ये प्लैनेट कौन सा ओनरशिप रखता है। तो 9 प्लैनेट और फील्ड्स बहुत ज़्यादा, सो वी हैव टू एनालाइज इट। और जनरली हम बोलते हैं कि भाई 10वीं के बाद आप देख लो, क्योंकि 10th के बाद वो बच्चा 11th 12th में जाएगा और वो बाद में बोलेगा कि मुझे ये नहीं पसंद आ रहा। तो आजकल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती है उसकी प्रिपरेशन, जैसे आपके CA के है, ऐसे बाकलीवाल के क्लासेस है, MPSC के क्लासेस होते हैं, मेडिकल के होते हैं, क्योंकि नेट आ गया, अभी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आ गई। सो इट्स बेटर टू हैव जजमेंट आफ्टर 9th एंड 10th कि ये लड़का कहाँ जाएगा, यानी माँ बाप और लड़का दोनों, क्योंकि हमने देखा है आजकल बच्चे बहुत छोटे एज में, और आपने स्पोर्ट्स की बात की, अभी आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स में कितने छोटे छोटे लड़के IPL खेल रहे हैं। सो अब वो भी लिमिट नहीं रहा कि भाई बच्चा पहले 12वीं करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, और फिर वो कुछ पैसा कमाएगा। अब साइड बाय साइड, बिकॉज मनी, विटामिन M इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका एज कम हो गया है। अब आप देखोगे तो ये बच्चे, आप जैसे लोग 40 साल में बोलते हैं कि मैं मेरा बैलेंस शीट ऐसा बना लूंगा कि मुझे लगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। सो रिटायरिंग एज कमिंग डाउन, अर्निंग एज इज कमिंग डाउन। तो ऐसे इसमें एस्ट्रोलॉजर को सभी देखना पड़ता है। अभी जैसे शनि बोला आपने ना, तो शनि ये थोड़ा सा ओल्ड, मतलब लॉन्गर जो डिसीजन रहते हैं। मंगल है, ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है। मर्क्यूरी इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट। सो ये सब देखते हैं हम आपके 10th हाउस में और आपके 5th हाउस में। 5th हाउस इंडिकेट योर एजुकेशन, 4th हाउस इंडिकेट्स योर हायर एजुकेशन, एंड 10th हाउस इंडिकेट्स कि कहाँ से पैसा आएगा, प्रोफेशन। और लाभेश इंडिकेट्स कि भाई फटाफट पैसा आएगा कि बाबा फ्लो में आप ग्रो होगे। सो वी हैव टू चेक ऑल फैक्टर्स, बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, 9th 10th इज अ राइट टाइम टू आस्क एस्ट्रोलॉजर कि भाई ये लड़के के इसमें आपको क्या करियर दिख रहा है, क्योंकि बाद में 12वीं के बाद आप क्या करोगे, देर आर लिमिटेशंस। सो But less than that also preferable. प्रेफरेबल ना, एक बार जान लो, So he or she is into, let's say, 5th or 6th class. एक बार जान तो तो idea लग सकते ही गया है, है। क्योंकि हाँ। आजकल स्पोर्ट्स तो 5th 6th से ही आपको देने वही हैं, वही exactly. बाकी के करियर के क्लासेस 7th 8th से लगते, सो दैट इज ऑल्सो गुड। एज एवरीथिंग इज चेंजिंग, एंड मैंने जैसे आपको बोला, अब बच्चे की सोच है। आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ माई ग्रैंडसन कल का। ही सेड मेरा आज पेट दुख रहा है। मैं बोला अभी तो अपन गाड़ी में से आए, तू तो अच्छा गा रहा था, अभी कैसे पेट दुखने लगा? व्हाट ही सेड मालूम है, मेरी बॉडी आपको ज़्यादा समझती है मेरे से। सो लुक एट क्वेश्चन, मुझे तो मेरी बॉडी समझती है, ये समझने को योग में PhD करना पड़ा कि मेरी भी बॉडी बोलती है। बट दैट चाइल्ड ऑफ 5 years इज टेलिंग मी कि तुझे मेरी बॉडी समझती है क्या मुझे समझती है? मेरा पेट दुख रहा है, तब नहीं दुख रहा था जब अपन गाड़ी में से, अभी दुख रहा है। सो सी व्हाट आई मीन, सी थिंकिंग, they are very focused. You can give credit to their parents how they are growing up, you can criticize their parents if they are neglecting, but this generation is very fast, very intellectually strong, and they know what they want to do. तो आप जब बच्चे का करियर पूछना चाहते हैं तो सिर्फ पेरेंट्स नहीं जाए, बच्चे को भी लेके आए साथ में, और उसको क्या समझता है ये एटीट्यूड छोड़ देना पड़ेगा। मानना पड़ेगा उसको। उसको समझता है और सही में समझता है, वो समझ सकता है, और वो एज में तो वो समझेगा कि मैंने एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था बाबा स्पोर्ट्स में भी तेरा करियर हो सकता है। तो यदि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो वो हो सकता है लेना चालू भी कर दे। सो इट्स बेटर टू गो विथ योर चिल्ड्रन टू एस्ट्रोलॉजर टू मेक देम अंडरस्टैंड। ये कभी मत सोचो कि उनके दिमाग में वो बैठ जाएगा, उनके दिमाग में जो बैठना है वो बैठता ही है, वी कैनॉट अवॉइड इट। सो बेटर टू अंडरस्टैंड चार्ट जैसा
कंपनी का बैलेंस शीट देखता है, कोई कोई बोलता है कितना रिजर्व है, कितनी उनकी प्रॉपर्टीज है, कितना उनका स्टॉक है, ये सब देख के आप करते हो। तो हमारा कहना है आप पत्रिका देखो, नवमांश की पत्रिका देखो और दशा महादशा देखो और देखो कि वो बच्चा क्या करने वाला है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कुंडली देख रहे हैं, बट जिसकी कुंडली देख रहे हैं और आप एडवाइस कर रहे हैं कि इसका स्पोर्ट्स या अलग जगह बहुत अच्छा करियर है, बट एज ए किड उसको उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ही और शी इज लाइक मुझे करना ही नहीं है, मुझे जो आप बोल रहे हैं मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्या चूज करना चाहिए? वी शुड गो विद इंटरेस्ट और वी शुड गो विद एस्ट्रोलॉजिकल सजेशंस, अभी क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में हो जाएगी। देखो, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, लाइव एग्जांपल। मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, लड़के को भी लाया था उन्होंने, क्योंकि मैंने इंसिस्ट किया था बिकॉज वो जस्ट 12वीं पास कर चुका था साइंस में, सो इंजीनियरिंग या मेडिकल ऐसे ऑप्शंस के लिए वो मेरे पास है। उन्हें लड़के को बाहर बिठाया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स थे, रोरिंग प्रैक्टिस थी, और उन्होंने कहा मुझे कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं आप बच्चे को बोलो कि तेरे लिए मेडिकल ही ऑप्शन सही है। मैं बोला यू आर नॉकिंग रॉन्ग डोर, आप पैसा दे के मेरे से बुलवा नहीं सकते कि उसने मेडिकल में ही जाना चाहिए। मैं पत्रिका देखने के बाद यदि मेडिकल ही फील्ड होगा तो लड़के को बताऊंगी भाई तू इंजीनियरिंग को मत जा, तेरे लिए मेडिकल फील्ड है। बट मुझे यदि उसके पत्रिका में इंजीनियरिंग दिखा तो मैं वही बोलूँगी आप सोच लो लड़के को बुलाना है या नहीं बुलाना। आप अपना मुझे दिखा दो चार्ट, ओपिनियन ले लो और चले जाओ। बट मैं पैसा कमाने को नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ गाइडिंग को बैठी हूँ, और एस्ट्रोलॉजिकल गाइडलाइन चेंजेस लाइफ। हाँ, एंड फिर वो बोले, पहले तो बहुत मुरझा गए, उनको लगा गलत जगह आ गए, बट अब लड़के को भी लाए और उसके स्ट्रॉन्ग योग इंजीनियरिंग के थे। अच्छा, मैंने बता दिया कि भाई तेरे को जो करना है वो कर, मैंने तो ऐसा नहीं बोला तू मेडिकल को मत जा, बट तेरी पत्रिका इंजीनियर। और आज वो लड़का कहाँ है और कितना याद करता है मुझे, इज सो हैप्पी इन हिज ओन करियर। और इनका पैसा तो उसको मिलना ही है ना बाबा, माँ बाप की रोरिंग प्रैक्टिस है उसको चलाने को। आज आपने 40 सीए लाए, इसका मतलब आप हर बच्चे को थोड़ी, आपका बच्चा यदि कल सीए नहीं होना चाहेगा तो आप थोड़ी उसको फोर्स करने वाले, नहीं नहीं मैं तो मेहनत कर रही, मैंने इतना कमा के रखा, मेरी इतनी बड़ी टीम है और अब तू सीए हो। क्योंकि सीए में कितने फील्ड आ गए, एनालिसिस आ गया, ये आ गया, बहुत सारा आ गया ना। सो आप उसको और कोई इसी की स्ट्रीम भी तो जो आप नहीं कर सके उसको दे सकते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि पत्रिका में इंडिकेशन होता है, एस्ट्रोलॉजर ने पत्रिका पढ़ाई करके बताना चाहिए कि भाई तू ये फील्ड में जाएगा तो तू फ्लरिश होएगा। बट एक ग्रह के अंदर अलग अलग फील्ड आते हैं, तो स्टडी शुड बी वेरी वेरी परफेक्ट इफ यू वांट टू गाइड कि कौन सी स्ट्रीम ले। अदरवाइज भाई तेरे पत्रिका में यूपीएससी का भी योग है, पुलिस का योग, डिफेंस का योग, और ये सेम दिखाता है ना, सेम दिखाता है। वो आईएएस ऑफिसर बनेगा क्या, वो मिलिट्री में जाएगा क्या, या वो पुलिस डिपार्टमेंट में, सेम है ना। तो आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाता है उधर भी, तो इट्स ऑल यू हैव टू थिंक एंड थिंक। but then my question is how do you decide, how do you differentiate वी टेल स्ट्रीम। अभी रवि बुध वाला प्रिंटिंग प्रेस भी बताता है, रवि बुध वाला पब्लिकेशन भी बताता है, रवि बुध में तुम राइटिंग भी करते हो, तुम बुक्स भी लिखते हो, सब रवि बुध में आता है। सो यू मे राइट एंड गिव इट टू अदर पब्लिशर, टुमारो यू मे थिंक कि मैं ही मेरा पब्लिकेशन चालू करता हूँ। आजकल क्या है, एक मशीन लिया, पीओडी, प्रिंट ऑन ऑर्डर आ गया। सो आपको देखना है कि वो ग्रह स्ट्रॉन्ग चाहिए, और फिर कब होता है ये आपका नेक्स्ट सवाल है, तो वो दशा महादशा देखते हैं। और अगर आप प्लैनेट्स के हिसाब से करियर करते हो तो कहीं ना कहीं लेस स्ट्रगल, लेस स्ट्रगल, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर चार्ट ना। आपके मतलब एक पत्रिका में general स्ट्रगल है या नहीं है, वो अलग क्वेश्चन हो गया allocation है। कि मेरे को कोई एफर्टलेस मिल रहा है और कोई एफर्ट्स लेना पड़ रहा है, उसका आप क्वेश्चन करोगे तो आई कैन। वो तो मैं बहुत अच्छे से, शनि का जिसका है वो तो स्ट्रगल में जाना। मैम जेन्युइनली प्रिडिक्ट कर सकती है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? जैसे मैं आपको बहुत फनी इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे हम यूजुअली जो बच्चे होते थे, हम हैंड के जो रेखाएं होती है ना, उससे हम प्रिडिक्ट करते थे कि तेरी लव मैरिज होगी कि तेरी अरेंज मैरिज होगी। दैट कीपिंग असाइड, बट कुंडली आपका कितना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है? एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करती है कि लव अच्छा। मैरिज है कि अरेंज मैरिज। अच्छा, एग्जैक्टली कि आपके पत्रिका में लव मैरिज का योग है।
और वो कैसे आपको पता लगता है? सप्तम स्थान जो होता है 7th हाउस पत्रिका का एग्जैक्टली अपोजिट टू एसेंडेंट, वो बताता है लाइफ पार्टनर। फिर उसका ओनर का 5th हाउस जिसको हम प्रेम कहते हैं, प्यार कहते हैं, प्रेम संबंध कहते हैं, उसका और उसका यदि कंजंक्शन रहा, अच्छा रहा, तो वो लड़का लव मैरिज करेगा। अपने पुणे के बहुत बड़े सारी शॉप वाले हैं, वो मेरे पास आए थे, मैं नाम नहीं बताऊंगी, और उन्होंने पत्रिका दिखाई थी जैसे आपका था 11वीं में करियर क्या करना लड़के ने, इसलिए उनका आया था। तो ऐसे ही जाते जाते रिलेशन में थे, सवाल नहीं था, तो मैंने उनको बोला ये लड़का लव मैरिज करेगा। बाप रे, हमारा स्टेटस क्या है, ये क्या है? मैं बोला देखो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, पत्रिका जो बताती है वो मैंने आपको बोल रही हूँ कि वो लव मैरिज करेगा, और वो जितनी अच्छी लड़की चुनेगा आप नहीं चुन सकोगे। सो आप ये क्वेश्चन टेंशन ही हटा दीजिए। छोड़ दो। हाँ। बट नहीं, हमारा स्टेटस क्या है, हम क्या है, हम करते थे वो, उस लड़के का लव मैरिज हो गया, अब तो उसके बच्चे भी बड़े हो गए। बट देन ही केम टू मी विथ वन स्वीट बॉक्स, मेरे लड़के की शादी पक्की हो गई। मैंने पूछा भी नहीं कि कैसे, मैरिज या उन्होंने हाँ। खुद ही सब चालू किया। लड़के ने लड़की ढूंढी, लड़की बहुत अच्छी है, उनका ये है, उसका बिजनेस है, लड़की सुंदर है। मैंने आपको कहा था कि आप इतनी अच्छी लड़की नहीं ला पाओगे जो वो लेके आया है। सो दिस हैपेंस। वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू ऑफ माई वन रिलेशन का लड़का। वो मेरे पास आया, मासी बोलता है मुझे, एंड ही शोड हिज चार्ट, एंड इधर उधर बता रहा है मैंने रेडीमेड का चालू किया, मैंने ऐसा चालू किया, और कैसा होगा क्या होगा। मैंने उसको बोला तू आया क्यों है? तू ये सब पूछने नहीं आया मेरे पास, अभी तू आया है तेरे शादी के बारे में बोलने, और प्रॉब्लम है मैं घर पे कैसे बोलूं, और तूने लड़की पसंद कर ली है। और ये सब आपने देखे? देखे, फिर वो बैठा, वो बोला हाँ। हाँ मैंने पसंद कर ली। फिर थोड़ी देर गई, मैं बोला क्या रे तूने उससे शादी कर ली क्या? तो वो डर गया। तो अभी तू रिलेटिव्स को बोल। मैं बोला मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तू जा तेरे तरीके से, कि भाई मैंने लड़की पसंद की है, ये किया है, मुझे उससे शादी करनी है। एंड देन ही कॉल्ड हिज एल्डर ब्रदर एंड मदर कि बाबा मुझे लड़की पसंद आ गई है, एंड देन दे हैड दैट काइंड ऑफ मैरिज दैट टाइम। तो मेरा ऐसा कहना है कि प्लैनेट्स, आपका जो सवाल था ना, एक्यूरेट पता चलता है लव मैरिज होएगा या अरेंज मैरिज। सो लव मैरिज की पत्रिका रही तो मैं पेरेंट्स को बोल देती हूँ, बट लव मैरिज में प्रॉब्लम दिखे तो मैं वो सामने वाले को बोलती हूँ कि भैया तू प्यार में ज़रूर पड़ेगा, तेरी शादी होएगी कि नहीं मैं गारंटी नहीं दे सकती। अच्छा, ये भी हाँ, तेरे पता लग इसमें सकता ये है? प्रॉब्लम आ सकते हैं। हाँ, तो ये भी हम उनको बता देते, बट जब सब स्मूथ दिखता है तो बता देते पेरेंट्स को कि क्यों तुम झमेला कर रहे हो, करने दो ना। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इतना भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि द पर्सन ही और शी लव्स उसके साथ शादी होगी कि नहीं? करके हाँ या अरे वाह! अच्छा, इतना भी आप बता इतना भी सकते हैं? बता सकते, यानी शादी में प्रॉब्लम्स आएगी क्या? शादी होने से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। अभी एक पत्रिका थी, उसके पेरेंट्स आए थे, भाई मेरे लड़की ने लड़का पसंद कर लिया है, ऐसा है वैसा है, लव मैरिज करेगा। तो हम सेम था भी स्टेटस में। बोला ठीक है आप उसको हाँ बोल दो। बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे? मैं बोला उनका ही दोनों का जमने वाले नहीं, थोड़े दिन से वो आएंगे आपके पास। अच्छा। हाँ, तो आप अभी हाँ बोलो। अभी आप ना बोल के बदनामी क्यों ले रहे हो? पेरेंट, एज अ पेरेंट्स आपका ओनरशिप और आपका एक रोल अच्छा रखो ना। तो बोले नहीं, और वो हो गया तो। मैं बोला देखो हो गया तो वो डेस्टाइन था, समझ कर छोड़ देना। अभी आप उसको बोलो तेरे को जो करना है कर, आई एम रेडी। और वैसा ही हुआ, और वो लड़की ने एंगेजमेंट के बाद सगाई तोड़ दी। तो ये होता है, नहीं होता ऐसा नहीं। दिस इज अ जस्ट ऑल कैलकुलेशन ऑफ दशा, महादशा, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट एंड योर ओरिजिनल चार्ट। तो तुम आज मेरे पास आती हो तो आप आज ट्रांजिट क्या है और आज महादशा क्या है मैं बताऊंगी। साल भर के बाद आओगे तो साल भर का प्लानिटरी ट्रांजिट आप पूछोगे ना कि एक ही बार एक ही पत्रिका जो नेचुरल पत्रिका है लेके आप बार बार क्यों एस्ट्रोलॉजर के पास जाते? क्योंकि बार बार अलग सवाल होते हैं, लाइफ में आते हैं, यू आर फेसिंग चैलेंजेस, इसलिए आप जाते हैं। सो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन इज पॉसिबल इफ दैट एस्ट्रोलॉजर इज स्टडीड। So as marriage prediction is possible, in same way divorce prediction is also possible. So looking at
दोज कैलकुलेशंस ओनली यू आर प्रिडिक्टिंग कि भाई लव मैरिज हो जाएगी बट ये चलने वाली नहीं है या फिर इतने साल में हाँ issue देखो, है। मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे ही देती हूँ ना एस्ट्रोलॉजी का, कि 7th हाउस में आपको कब से बता रही हूँ कि इट्स फॉर मैरिज। वो 7th हाउस में यदि सैटर्न है, सैटर्न के साथ राहु भी बैठा है, किसके किसके पत्रिका में सैटर्न हर्षल यानी यूरेनस है, ये पत्रिकाओं में लव होना, ब्रेकअप होना हो जाता है। जिनके पत्रिका में शुक्र स्ट्रांग है, गुरु स्ट्रांग है, उनके पत्रिका में लव मैरिज होता है और वो अच्छी तरह से निभ भी जाता है। सो यू हैव टू सी कि कौन से प्लैनेट बैठे हैं 7th हाउस में। जैसा सैटर्न आता है ना तो डिले इन मैरिजेस बता देता है। तो आप आओगे 22 साल में तो मैं बोलूंगी नहीं, पत्रिका में डिले मैरिज है। फिर डिले कितना, अरे शनि का एज होता है 28, तो 28 क्रॉस करेगी लड़की या लड़का, फिर शादी होगी। सो दे आर रिलैक्स, यू नो, कि इसके पत्रिका का ये योग है। देयर इज नथिंग फलाना क्या बोल रहा है, वो क्या करेगा, इतने साल हो गए, इतनी लड़की बड़ी हो गई, 30 की हो गई, उसके पत्रिका में योग नहीं है तो कहाँ से होने वाला है? तो आपको इतना लगता है तो आप जवाब दे दो जो पूछ रहा है उसको, या आप पेशेंस रखो और या आप बोलो भाई आई एम एजुकेटेड पेरेंट, आई नो व्हेन टू मैरी। बट और बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते होंगे मैडम जहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है कि 28 के बाद मैरिज होगी, बट क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि 26-25 से पहले शादी हो जाए, एंड देन यू कैन प्रिडिक्ट कि भाई आप जिद कर रहे हो तो जिद तो जीत जाएगी, बट आगे वही होने वाला है, मतलब वो डाइवोर्स या फिर और कुछ, मतलब जमेगा नहीं, या फिर मतलब आप अगेंस्ट योर डेस्टिनी जा कभी रहे हो। कभी कैसा होता है, वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट टॉवर्ड प्रेडिक्शन। आई कैन नॉट इंटरफेरेंस इन योर एरिया। जैसे मैंने बता दिया लेट मैरिज है, लव मैरिज है। अच्छा, एक आध रिश्ता भी अभी लेट आए तो हम पूछते हैं वो लड़के को या लड़की को, पेरेंट्स को बताना नहीं, बता भाई तेरा एक ब्रेकअप हो चुका है, जो पेरेंट्स तक आया ही नहीं है। तो ये सब उन्होंने ऑनेस्टली बता देना चाहिए पेरेंट्स को भी। हाँ भाई, कोई अच्छा लग रहा था, वो आजकल क्रश वर्ड है ना, आया था मुझे क्रश, अब नहीं है। सो दैट इज द वे आपको आपके बच्चों को नर्चर करना है, कि दे आर ओपन विथ यू, कि हाँ पापा मुझे कोई पसंद आई थी, अब नहीं आ रही। और ये जनरेशन ये एक्सेप्ट करेगी। शायद हमारी जनरेशन नहीं करती होगी बट ये करेगी। इट इज लाइक दैट। एक क्विक क्वेश्चन इसी पे आ रहा है मुझे, जो पहले आते थे आपके पास कंसल्टेशन के लिए और जो अब कंसल्टेशन के लिए आते हैं, सो परसेंटेज ऑफ लव मैरिज इज इंक्रीज्ड देन अरेंज्ड मैरिज, डू यू एग्री विद दिस? आई एग्री विद बोथ, लव मैरिजेस इंक्रीज इन डाइवोर्स केसेस एंड ब्रेकअप्स। तो मेरे पास आने वाला लव मैरिज के लिए भी आता है, वही इंसान मेरा नहीं जमता बोलने को भी आता है, मुझे ब्रेकअप करना है, ये पहले नहीं आते थे, ये आजकल आते हैं मेरे पास, और वही ज़्यादा आते हैं। दे आर इन रिलेशनशिप, दे आर नॉट इन रिलेशनशिप। मुझे अच्छी लगती थी, अब नहीं लगती है। बट आई गेस इसके पीछे रीजन तो यही होगा कि आपके पास ऑप्शन ज्यादा है, या अब आप इतना खुद को बैलेंस नहीं रख पाते, क्योंकि ये प्लानिटरी चीज ये सब पहले लोगों के साथ भी होती थी, उनके साथ भी होता होगा ऐसा कि अब मुझे ये पसंद नहीं आ रही है, बट दे हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि नहीं, निभाना है तो निभाना है। वो चीज शायद आजकल इतना लोगों में नहीं है, बिकॉज दे हैव ऑप्शंस, दे हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दे आर लाइक कि नहीं जम रहा है तो नहीं, मुझे और ये तो देखो, टेंशन्स नहीं इसमें चाहिए। एक बताती हूँ कि पहले के और अभी के सिचुएशंस में फैमिली में जिसको हम एक एटमॉस्फेयर कहते हैं, एनवायरनमेंट करते हैं, वो चेंज हो चुका है। पहले कैसी थी, माँ बच्ची को क्या बोलती थी, तेरे को एडजस्ट ही करना है। अब इन्होंने जैसा कहा इंडिपेंडेंस हो गई, तो माँ बोलती तू क्यों एडजस्ट करेगी। सो बेसिक चेंज इधर आ गया है कि पेरेंट्स जो सपोर्ट दे रहे हैं, जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं दे रहे, वो लड़की इंडिपेंडेंट है। कहीं कहीं लड़कियां ज़्यादा कमा रही, कहीं कहीं लड़कियां ज़्यादा सीख रही, एजुकेशन ले रही, उनके पैकेजेस अच्छे हैं। सो दे आर नॉट रेडी टू लीव दैट कंपनी, दे आर नॉट रेडी टू लीव दैट सिटी। मेरे पास तो एक जन ऐसे आया था कि जो बॉम्बे में रह रही, वो बोली बस मैं अंधेरी तक ही जाऊंगी, सबब में भी नहीं जाना। आप लड़का ढूंढो, मैं ढूंढूंगी भी नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, पर ये एरिया में का ही लड़का चाहिए। फिर उन्होंने उस एरिया में का ढूंढा, कास्ट निकाल दिया। सो लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज था, अलग कास्ट में था, बट क्राइटेरिया में बैठ रहा था, उन्होंने कर दिया। तो उसके पत्रिका में लव मैरिज ना होते हुए भी शी मैरिड टू पंजाबी। तो ओके, ऐसा भी आता है ना, होता है। होता है। और ये सब चीज़ें भी आपको
ध्यान में रखनी पड़ती। होलिस्टिक सॉल्यूशन, कोई लव मैरिज, अरेंज मैरिज, डाइवोर्स केसेस, रिलेशनशिप, इसके लिए जब आपके पास कोई कंसल्टेशन के लिए आता है, होलिस्टिक सॉल्यूशन आप क्या देते हैं उनको? See, मतलब यू आर इनटू दिस holistic, ओनली yes, I am into this only। और अभी मेरा जो एडिशनल मैंने जो रिसर्च किया है योग में, मुझे ऐसे पता चला है कि योगा इज अ जर्नी ऑफ सेल्फ टू सेल्फ। हम पर्सनालिटी की कैसे डिफाइन करते हैं, नो दाई सेल्फ, बी दाई सेल्फ एंड डेवलप दाई सेल्फ। तो नो दाई सेल्फ एस्ट्रोलॉजी इज द बेस्ट टू अंडरस्टैंड हु यू आर। आप कौन है, क्या है, जितना आपके कोई भी मॉडर्न ट्रेड नहीं बता सकते, उतना आपको एस्ट्रोलॉजी बता सकती है आप कौन है। अभी एसेंडेंट देखते हैं तो योर एक्सटर्नल, अभी आप यहाँ जो बिहेवियर कर रहे हो इट इज इन सोसाइटी में बिहेव करना और घर पे बिहेव करना और फ्रेंड्स में बिहेव करना और रिलेटिव्स, अलग अलग पर्सनालिटी होगी आपकी, बट इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी। यू आर शोइंग समबडी हाउ आई एम, सो यू आर डिफरेंट, so that is ascendant। When your emotions are there, then we study your moon, not ascendant। emotional, आप कैसे हो, ये इमोशनली देखा जाता है। इंटेलेक्चुअली देखना होगा तो आपका मर्क्यूरी देखो, आपका यूरेनस देखो, ये हम देख। सो अपनी 5 लेयर्स की जो पर्सनालिटी है ना, कौन सी 5 लेयर? एक फिजिकल, लुक एंड फील, दूसरी आती है इमोशनल, which is becoming very very important nowadays। इमोशनल पर्सनालिटी, पहले कभी एस्ट्रोलॉजी में हम इसको देखते नहीं थे, अब देखना पड़ता है, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इमोशंस। योर रिलेशनशिप इज कनेक्टेड, योर प्रोफेशन इज कनेक्टेड, सो इमोशनल आ गया। एवरीवेयर वी नीड अ ब्रेन, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्ट नहीं है तो क्या है? सो लेफ्ट ब्रेन हो गया मून, और ये देखते हैं राइट ब्रेन से। तो व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, ये पत्रिका दिखा देती है मून पे से। सन पे से आपका आत्मा, सोल, आप सोल क्या है ओवरऑल। कभी कभी आप देखते हैं इंसान एकदम बदल जाता है, पहले कैसा था बाद में कैसा हो गया। तो ये सोल जो है वो क्या है, वो रवि पे से हम देखते हैं। सो एसेंडेंट से हम देखते हैं योर फिजिकल अपीयरेंस इन द सोसाइटी। मून से हम देखते हैं आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअली इफ यू आर वेरी हाई इंटेलेक्चुअल, यू विल कंट्रोल योर माइंड ना। तुम्हारे एक्सप्रेशंस भी बताएंगे नहीं माइंड, बट पत्रिका बता देती है माइंड, चंद्र कैसे है। सो ये सब कॉम्बिनेशन देख के अपन वो पर्सनालिटी का एनालिसिस करते हैं। सो व्हाट इज होलिस्टिक? होलिस्टिक यानी गिविंग सॉल्यूशन वेयर यू आर ओनली सॉल्विंग योर प्रॉब्लम विथ अ होलिस्टिक वे। सो होलिस्टिक वे में पत्रिका से आपने अंडरस्टैंड कर लिया, फिर योग से हमने आपको मेडिटेशन दे दिया, प्राणायाम दे दिया, हीलिंग कैसे करना है अपने आप को, फिर उसमें विजुअलाइजेशन टेक्निक देते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, हम आपको बता देते हैं ये पीरियड है ये सॉल्व होने का। बट आप बोलोगे अभी आपने तो लंबा पीरियड दे दिया मैम, हाउ टू कंट्रोल दैट? यदि आप बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम 1 साल से सॉल्व होएगा, तो क्या मैं 1 साल इमोशनली सफर करूं? नो नीड टू सफर। एक तो आपको गाइडलाइन दे दी हमने कि 1 साल नहीं होने वाला है, एक्सेप्ट। सो एक्सेप्टेंस कब? उसके बाद विजुअलाइजेशन कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, होने वाला है, हो रहा है और हो गया है। दिस यू हैव टू विजुअलाइज। सो यू आर गिविंग ऑटो सजेशंस टू योर माइंड एंड ब्रेन कि आई एम कमिंग आउट ऑफ इट प्रॉब्लम। व्हाट इज होलिस्टिक? होलिस्टिक यानी रेखे आप दूसरे को देते हैं, यहाँ में हम आपको सिखाते हैं आप अपने आप को हील कैसे करो। देन कम सम चैंटिंग। ओके, सो चैंटिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ होलिस्टिक। चैंटिंग इज पार्ट ऑफ होलिस्टिक, हम समझते ही नहीं। चैंटिंग इज क्रिएटिंग सम साउंड्स व्हिच हील्स यू। चैंटिंग इज कनेक्टिंग योरसेल्फ विद द यूनिवर्स। एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन 5 elements। 5 elements। वास्तु इज बेस्ड ऑन 5 elements। योर बॉडी इज बेस्ड ऑन 5 elements। सो आपको बैलेंस करना है तो यू कनेक्ट विथ यूनिवर्स। हाउ यू विल कनेक्ट? वी आर वेरी गुड इन कनेक्टिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब। अब दूसरा भी आ गया है, सोसाइटी के मेंबर बनो और कॉमन है। यू कनेक्ट विथ नेचर, विथ यूनिवर्स, फ्रॉम वेयर यू हैव कम। You have come from home. Those 5 elements. You connect with 5 elements. How you can connect? You meditate, you do pranayama, you be with nature, you stop lot of thinking and understand what is happening, and affirmation. अभी आप बोलोगे affirmation,
मेरा तो होता ही नहीं है अफर्मेशन, ऐसा आपने कह दिया मुझे, मैं क्या करूँगी, मैं आपका मून देखूंगी, आपका मून यदि वीक है तो आप अफर्मेशन नहीं कर सकते, आपको वो पॉजिटिविटी नहीं आती। आपका शुक्र यदि राहु से दूषित है तो नहीं आती। सो वी विल स्टडी वेदर यू कैन डू दैट अफर्मेशन। किसी किसी का आपने सुना होगा, अरे मैंने सुबह सोचा और शाम को वो हो गया। हाउ स्ट्रॉन्ग इज अफर्मेशन, व्हाई दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड व्हाई नॉट विथ मी, सो हाउ यू आर mentally, physically, we have to understand. So this 5 layers inside है, 5 layer outside है, यूनिवर्स से कनेक्ट करना इज अ होलिस्टिक वे ऑफ सॉल्यूशंस। बिकॉज आपने सुना होगा, मैंने बहुत एफर्ट्स लिए, मैंने बहुत स्टडी किया, बट इट वाज डेस्टाइन। सो कौन सॉल्यूशन देने वाला है? डेस्टिनी। देयर आर वेज एंड मीन्स, एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द वे, होलिस्टिक इज वन ऑफ द वे। सो गोइंग on that roadmap, which is telling you who you are, what problems you have, what solutions you have, what are the ways. Otherwise astrologer का फायदा क्या? यदि वो सिर्फ आपको प्रॉब्लम ही बताएगा और आपको टेंशन ही देने वाला होगा तो देयर इज नो वे आउट। सो हाउ टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, देर यू सॉल्व इट होलिस्टिक वे। फिर कुछ लोग आपको बोलते हैं ये होम कराओ, तंत्र है, मंत्र है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ चैंटिंग मंत्रास which gives you some energy, power. फिर हम बोलते हैं चैंट करो आप अपने घर के भगवान की देव पूजा के सामने, आप जहाँ सो वहाँ पे वो आवरा क्रिएट करो। फिर हम बोलते हैं थोड़ा टाइम मेडिटेट करो। वाई टू मेडिटेट? अंडरस्टैंड। फिर प्राणायाम क्यों करना है? एनर्जी। यू नो, कभी कभी आप किसी को देखते होगे कि सुबह से शाम तक काम करता है और एनर्जाइज ही रहता है, और हम सिर्फ बोलते हैं अरे क्या चरिश्मा है, क्या दिख रहा? अरे वो चरिश्मा आया कहाँ से? वाइटल एनर्जी से। सो ये सब जब तक नहीं समझोगे तब तक व्हाट इज होलिस्टिक? होलिस्टिक इज सॉल्विंग योर ओन प्रॉब्लम विद दोज थिंग्स विच नेचर हैज गिवन यू बाय बर्थ। हम वो देखते ही नहीं ना, जैसे कहता है ना खजाना, आपने वो स्टोरी पढ़ी होगी ना कि वो फार्मर के ही इसमें वो डायमंड का सब रहता है और वो पूरी दुनिया घूम के आता है और बाद में उसको, तो वैसा हमारे पास वो खजाना है, नेचर ने दिया हुआ है। और नेचुरल जब हम उसके ऊपर एक्ट करते हैं, टेकिंग सपोर्ट ऑफ दीज थिंग्स विच आर देयर। यानी किसी ने मुझे कहा था ऑन वन प्लेटफॉर्म कि ये अंधश्रद्धा है, और मैडम आपने तो लॉ किया है, आपने तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपने तो पीएचडी किया है, और आप ये सब बातों पे कैसे बिलीव करते? यू शुड नॉट बिलीव। जो कहता है उसको मैंने पूछा, अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना, उसी पे से आप मुझे बोल रहे हैं आपने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, तो डू यू एग्री आई हैव सम इंटेलेक्ट? सम, आई एम नॉट टेलिंग आई एम इंटेलिजेंट, बट है ना? तो लेट मी थिंक व्हाट आई एम सपोज टू डू। मैं आई क्या आपको कन्विंस करने को कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है, आप उसके ऊपर विश्वास करो, आप पढ़ो? नहीं बोला ना। बोला क्या? नहीं बोला। मैंने किसी को बोला? जो ऑडियंस बैठे, नहीं बोला। जो आते हैं वो खुद ब खुद मेरे पास आते, मेरा इस पे विश्वास है, मैं इसकी पढ़ाई जारी रखूंगी, जब तक होगी तब तक करूंगी, जब मुझे खुद को अनुभव आएगा कि इसमें कुछ नहीं है तब मैं छोड़ दूंगी। तो 30 साल में तो आया नहीं ना, मैंने छोड़ा है। और मैंने क्या किया, मैं जो जो फील्ड में गई वहाँ वहाँ इसको अप्लाई किया। लाइक हमने एनिमेशन इंस्टीट्यूट है तो वो बच्चों का चंद्र एक्टिव चाहिए, चंद्र पत्रिका का अभी नहीं है तो तू क्या कर, चंद्र नाड़ी का प्राणायाम कर। अच्छा, एक्टिवेट योर चंद्रा। सो दैट एक्टिवेशन आप देखोगे तो थोड़े दिन से हेल्प मिलेगा। सो मेरा कहना है साइंस का बेस समझना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, जिसको एप्लीकेशन कहते हैं, कोई फायदा नहीं। आप अपना नॉलेज लेके चले जाओगे, सामने वाले बैठे। मेरे गुरु मुझे कहते थे तू बैठ और मेदनीय ज्योतिष सीख, और मैं कहती थी मेरे पास टाइम नहीं है। सो दिस टाइम हैज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टाइम। आपकी दशा क्या है, आपकी महादशा क्या है, सो ये टाइम क्या है चल रहा तुम्हारा। तो ऐसा मेरा कहना है कि आदमी के इसमें सडन उतार चढ़ाव हमको दिखते हैं, तो वो है। अभी आप, मैं पूछा आपको मेरे को कहाँ आना है, आपने कहा ये माया बिल्डिंग है, ये है, पर मैडम अंदर आते वक्त संभल के आना, वहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर है।
ये यदि आपने मुझे फ़ोन पे बता दिया और मैं संभल के नहीं आई, मेरी गलती है। यू वार्न मी। तो वैसा एस्ट्रोलॉजर आपके लाइफ के सब स्पीड ब्रेकर आपको बता देता है कि दीज आर द स्पीड ब्रेकर। तो हम क्या कहते हैं, ये स्पीड ब्रेकर के पास ध्यान दो और स्ट्रेंथन योर माइंड टू फेस दैट। सो मैंने तो मेरा सॉल्यूशन दे दिया, आपने यदि फेस किया तो आप बोलोगे सुनंदा जी यू आर अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। पर मैंने स्पीड ब्रेकर बताकर भी आपने ध्यान नहीं दिया, आपको लॉस आए। अगेन एंड अगेन यू आर कमिंग टू मी, सॉर्ट इट आउट, सॉर्ट इट आउट। सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, रियलाइज योर सेल्फ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। एस्ट्रोलॉजर को कभी कभी ये यंगस्टर बोलते हैं ना, मैं कौन हूँ, मेरी क्या पर्सनालिटी है, मैंने किधर जाना चाहिए, मैंने क्या सोल पर्पस, मेरा पर्पस क्या है। तो लाइफ का पर्पस यदि तुमको पैदा होते ही मिल रहा है, समझ रहा है, और वो पर्पस पे जो प्लैनेटरी चेंजेस है वो आपको समझने वाले हैं, तो आप क्यों नहीं करते। जैसे अभी आपने 7.5 का तो सुना ही होगा, सैटर्न की मूवमेंट। अभी सैटर्न एक राशि में 2.5 साल रहता है, यानी आपको यदि 7.5 अभी है तो बाद में 30 साल से आने वाली है, क्योंकि 12 राशि है, 2.5 साल वो घूमता है। तो जब वो आपके मून पे आता है ना, तो आपको 7.5 लगती है। अब शनि जब चंद्र पे आता है, मून पे आता है, आपकी राशि में आता है, तो चंद्र क्या है, आपका माइंड है। चंद्र क्या है, आपकी मदर है। चंद्र क्या है, आपका खुद का मेंटल कॉन्फिडेंस है। तो मैं आपको क्या क्या बता सकती हूँ, देखो भाई, माँ की तबीयत को संभालो। आप बोलोगे मुझे माँ नहीं, अच्छा सास है तो सास की तबीयत को संभालो। कोई भी नहीं है, आपकी तबीयत को संभालो, बिकॉज सेल्फ यू। माइंड को संभालो, यानी क्या बार बार बैलेंस जाएगा। ये बोलेंगे अरे ये तो अनुष्का ऐसी थी नहीं, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही। अरे उसका माइंड डिस्टर्ब किया, किसने किया, शनि ने किया। फिर आप बोलोगे मेरे को उपाय बताओ, मैं बोलूँगी हनुमान चालीसा बोलो। आप एक ब्राह्मण हायर करेंगे और उसको बोलेंगे तू हनुमान चालीसा बोल, अरे आधा तो पुण्य उसको मिलेगा, और वो भी तुमने बोल दिया मंदिर में बोल, तो पूरा ही गया। हाँ, तुमने तुम्हारे घर में आके बोला तो उसने वो वास्तु में चैतन्य आया, थोड़ा तो फल तुमको जरूर मिलेगा। तो देखो, जो भी सॉल्यूशंस बताते हैं ना, हमने करने चाहिए, हमने करने चाहिए। जब माँ बोलती है ना कि मेरे बेटे का तो विश्वास नहीं है, वो तो करेगा नहीं, फिर तू कर, माँ का पुण्य जाता है बेटे को, पर तू उसके नाम का संकल्प कर। जल में बहुत इंपॉर्टेंस है अपने इस, तो जल लो हाथ में, संकल्प करो कि जो भी मैं कर रही हूँ उसका पूरा पुण्य मेरे बेटे को मिले। सो दिस इज द वे एस्ट्रोलॉजी को यदि हम लेते हैं तो हमें इसका फायदा होता है। आजकल जो यंग जनरेशन है उनको शायद इजी चीज़ों का मतलब आदत है कि हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। तो अगर आप कोई भी उपाय सजेस्ट करते होंगे कि भाई ये आप हनुमान चालीसा पढ़िए, 3 महीने 6 महीने में आपको धीरे धीरे यू विल ग्रो, मतलब एज ए पर्सन यू विल ग्रो। आपको ऐसा लगता है कुछ क्विक सॉल्यूशंस या क्विक फिक्सेस, आप ये क्रिस्टल पहन लीजिए, आप ये नगीना पहन लीजिए, कुछ क्विक फिक्सेस हैं? क्विक फिक्सेस बताए जाते हैं, उसका इफेक्ट जो होना है, अगेन नाड़ीज होती है, एक्यूप्रेशर होता है, कुछ पहनते हैं तो वो आपके उसको टच होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, ये एक हो गया। दूसरा और क्विक, पहले हम चैंटिंग बोल देते हैं, नहीं मेरे को और जल्दी चाहिए, फिर हम बोलते तुम फास्टिंग करो, फिर तुम टेम्पल में भी जाओ। तो जैसे भाई एक आदमी अभी वो हनुमान जी यदि प्रोटेक्ट कर रहा है या वो शनि महाराज यदि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बार बार जाओ। सो यू इंक्रीज योर कनेक्शन विद दैट गॉड, पर वो होना है तभी होता है। अच्छा, पर शायद हिम्मत मिल जाती है तब तक के हिम्मत लिए। पक्का मिलती है। यानी हनुमान जी, हनुमान चालीसा इटसेल्फ इज सच अ पावरफुल, वो आपकी बॉडी तो प्रोटेक्ट करता है प्लस आपकी हिम्मत बढ़ाता है। सो क्विक फिक्सेस आर देयर, वी कैन गिव देम, बट टाइमिंग जो मैंने बताया एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो सॉल्व होना तभी वो होता है, बट ईजिली आपका स्टैमिना और पेशेंस बढ़ता है, उसको उसकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है। हनुमान चालीसा, मेरा शनि की दशा चलती है, महादशा, तो हनुमान चालीसा में लास्ट 2006 मुझे याद है, 6 और आज 25 साल हो गए, मतलब 90% मैंने कंप्लीट किया है। मतलब 90% आई मीन टू से 4000 दिन, सॉरी 10,000 दिन हो गए मुझे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, बट शायद 9000 दिन मैंने पूरा पढ़ा ही है। 1000 दिन आप संडे को कभी रह गया, कभी हम कहीं बाहर चले गए तो 4 दिन वो रह गया, तो 1000 दिन उसके लिए हाँ, अलग तो है। जो वो 4 दिन है या बट जो मुझे संडे है प्रोटेक्शन ना, है, मुझे प्रोटेक्शन है हाँ, हनुमान तो मैं चालीसा। सिर्फ इतना ही बोलूंगी, उस दिन सुना करो।
जिस दिन नहीं बोल पाते, हम संडे है घूमने निकल गए, सबको बोलो भाई हनुमान चालीसा सुनो मेरे साथ, एंड आप लगा दो, तो वो भी मिस मत करो। हनुमान चालीसा इज अ प्रोटेक्शन। आपने कवच को सुना है? जैसा कोविड में आप क्या कर रहे थे, घर में बैठ रहे थे, बाहर नहीं जा रहे थे, इन्फेक्शन नहीं होना, वो नहीं। तो ये एक सुरक्षा कवच है हनुमान चालीसा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और उसने आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने नहीं बोला, ऐसा नहीं। फिर जब आपको मालूम है यंग जनरेशन को, दे आर ऑन कंटिन्यूसली ऑन नेट, यूट्यूब इधर उधर, तो हनुमान चालीसा तो आपने बोलना ही चाहिए, हर एक ने बोलना चाहिए। प्रॉब्लम आए तो बोलो, नहीं आए तो न आने के लिए बोलो, बट आप चैंट करो हनुमान चालीसा। अच्छा, विदाउट जेंडर कोई इशू नहीं है? कोई जेंडर इशू जो नहीं, जेंडर इशू नहीं आप है। और आपको इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो जेंडर इश्यूज कहाँ होंगे? और बैठने का ऐसा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आप हनुमान चालीसा खोल के पढ़िए उसको तब बोलिए, या फिर आप बैठे बैठे चलते चलते आप कपड़े पहन रहे हैं, श्री हनुमान गुरुचरण। जी सबसे फास्टेस्ट मूविंग था, पता है? ध्वनि के वेग से हनुमान जी जाते थे, सुना होगा ना। तो हनुमान जी के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आपको बैठ के ही बोलना चाहिए। हाँ, बैठते हैं ना, क्या होता है आपको पता है? योग में आ जाते हैं हम जब स्ट्रेट बैठते हैं, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, हमारा जब ब्रेथ हमको इक्वलाइज बैलेंस कर देता है, तो स्पाइनल कॉर्ड सीधा हो जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है कि आपका जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होता है, और वो चैंटिंग आपके अंदर चला जाता है पूरा। और जब आप चलते चलते बोलते हो, किसी से कुछ करते हुए बोलते, तो वो सब नहीं होता है। सो अल्टीमेटली मेरा कहना है कि होलिस्टिक सोल्यूशन को आप तो अपने आप में आओ पहले। सो सिट स्ट्रेट, कीप योर बैक स्ट्रेट। फिर हम कहते हैं कि एक लंबा सारा ब्रेथ लो, ब्रेथ को छोड़ो, सो स्टेबलाइज योर ब्रेथ। इसको कहते हैं माइंड बॉडी सोल टुगेदर करके आपने चैंटिंग करी, और ये आपको होलिस्टिक वे हुआ कि जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, मैंने बोला इसलिए आपने चालू किया, आप उसमें हो ही नहीं, आपका माइंड ऑफिस में आ गया, आपका ब्रेन किसी के एनालिसिस में चला गया और आप बोले जा रहे हो मुंह से। सो इट इज़ अ चैटरिंग, नॉट चैंटिंग। तो चैंटिंग के लिए माइंड बॉडी सोल टुगेदर, ब्रेथ टुगेदर, फोकस। आपको हनुमान जी दिखने ही चाहिए, जो भी मंदिर में आप जाते हो उसको विजुलाइज करके ही हनुमान चालीसा बोलना चाहिए। Understood. So difference between chatting and chanting. Yes. that is chattering. चैटरिंग जो Chattering. हम व्हाट्सएप पे करते हैं, और बीच बीच में हम हनुमान चालीसा चल रहा है और हमारा चैटिंग भी चल रहा है। सो वैसा माइंड का चैटिंग जो चल रहा है वो नहीं, चैंटिंग होना चाहिए फॉर सॉल्यूशंस, इफ यू आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। जिससे शनि का एक अपना इम्पैक्ट है कि स्ट्रगल देता है बट आपको स्ट्रांग बनाता है। मरकरी आपको बहुत तेज बनाता है। प्लूटो और यूरेनस का क्या इम्पैक्ट है यूरेनस एज एन में, इंडिविजुअल प्लेनेट? क्या हाँ, यूरेनस जो है हर्षल, इसको हमने देखा है कि रिसर्च, नासा है, ये है, ऐसे साइंटिस्ट है, इनके पत्रिका में यूरेनस बहुत स्ट्रांग होता है। सो रिसर्च ओरिएंटेड कुछ भी करना है तो हम आपका यूरेनस देखते हैं, यूरेनस ही देखते हैं। और यूरेनस जो प्लैनेट्स, यानी किसी का थर्ड हाउस, थर्ड हाउस तुम्हारे ब्रदर सिस्टर्स का है, वहाँ पे मार्स है, मार्स अगेन इज योर ब्रदर सिस्टर दिखाता है, ब्रदर दिखाता है मार्स, वहाँ पे यूरेनस आया है। और अभी का यूरेनस वहाँ आया है, मैं आपको स्ट्रेट बोलूँगी, भाई के साथ रिलेशन खराब होने वाला। फिर आप बोलोगे अभी मैं क्या करूँ? तुम अनप शनप बातें मत करो, ट्राई टू अवॉइड मीटिंग योर ब्रदर। प्लैनेट्स है वो बोलने ही वाले। अब जैसा मैंने एक को बोला था, सॉरी टू से शी लॉस्ट हर ब्रदर, यहाँ तक वो प्लैनेट्स बोलते हैं। भाई मैं तो उनसे बात भी नहीं किया, मैंने झगड़ा भी नहीं किया, मैंने कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया, मैंने कुछ प्रॉपर्टी का भी नहीं पूछा, ही मेट एन एक्सीडेंट एंड ही डाइड। सो ब्रदर अफेक्ट होएगा या नहीं होएगा, फिर वो रिलेशनशिप होएगी, ये सब एस्ट्रोलॉजर के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट दिस मच यू कैन प्रेडिक्ट। अब उसके ब्रदर की पत्रिका देख के तुम, फिर भी मेरे डैडी ने, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि तुम ब्रह्मदेव नहीं हो, तुम किसी की डेथ प्रेडिक्ट नहीं करोगे, यू विल जस्ट वांट कि भाई ठीक है, संभल के रहना। सो वी डोंट सी ओनली, मेरे पास कोई आया मेरा लाइफ कितना है, मैं बोली जितना दिया है भगवान ने, अच्छा जी। ऐसा कौन सा ग्रह या योग है जो इंसान को एकदम ओवरली अटैच्ड बना देता है या एकदम इमोशनली अनअवेलेबल? ऑफ कोर्स मून,
ओके, इमोशन से वही जुड़ा वही है। जुड़ा है। फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। 2 दिन में राशि बदलता है, मूड स्विंग्स होते हैं, और वही ग्रह को देखना चाहिए आपका मून कैसा है ओरिजिनल, और फिर अभी का मून कैसे जा रहा है। तो इमोशनल अटैचमेंट के लिए हमेशा चंद्रमा को देखा गया, और इसीलिए माँ चंद्र के आधिपत्य में आती है। क्यों? क्योंकि माँ इमोशनली अपने बच्चे को अटैच रहती है। सो आपने मेरे माँ के बारे में देखने को बोला, और आपकी पत्रिका से मैं माँ का बताया, तो मैं चंद्र देखती हूँ। अच्छा, सो एंड इमोशन अगर पिता का रवि, और नवा उसका स्थान होता है 9th, माँ का स्थान होता है 4th। फोर्थ, ओके। मैं एक मेड थी मेरे घर में, जब आती थी, बहुत साल पहले की बात है, उसने मुझे कहानी भैया मैंने किसी पंडित को कुंडली दिखाई थी, उसने बोला तेरे बहुत अच्छे घर के योग है। तो भैया मैं तो क्या ही अच्छे घर के, मतलब मैं तो सामने वो झोपड़पट्टी में रहती, क्या अच्छी। बट फिर जब वो आती रहती थी, बात हुई ना, तो उसकी नौकरी बंगले में लग गई। तो बंगले का ओनर वहां नहीं रहता, वो वो 18 घंटे बंगले में रहती है। मैं उसके उस स्टेटमेंट से मैंने रिलेट किया कि जो होना है वो तो होगा, आप ऑन करेंगे ये तो उसने नहीं बोला। उसने बोला कि आपका अच्छे घर। जीवन आप अच्छे घर में रहोगे। तो आप वो 18 घंटे अच्छे घर में ही रह रही है। अभी मेरे डैडी के पास एक आदमी आया था, और ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स में था, लाइक उसको। तो डैडी बोले अरे तेरे पास तो 4-5 गाड़ी है, मर्सिडीज है, तब मर्सिडीज ही थी, तब ये BMW और ये सब नहीं थी। तो उसको बोला तेरे पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, सब है, तू अभी भी मेरे पास गाड़ी में आया है, तेरे को फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम है? वो चिढ़ के बोला मैं ड्राइवर हूँ, ये सब गाड़ियां मेरे मालिक की। चलाता तो वही था, पूरा दिन वो गाड़ी उसी के कब्जे में रहती। तो आप जो बोल रहे हैं वो इंसिडेंस हुआ है। वो ड्राइवर आया था फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके, और अपने को उसके पत्रिका में गाड़ियां दिख रही। जब वो उसने बताया कि मैं ड्राइवर हूँ, एंड ही ओन्स द कार, गाड़ी ड्राइवर ही के बगैर वो मालिक कभी बाहर ही नहीं गया। कभी ये गाड़ी लेके चल, वो गाड़ी लेके चल, वो गाड़ी लेके चल, ड्राइवर एक गाड़ियां 4, तो वो 4 गाड़ी चलाता था। तो हाउ मच डेप्थ यू गो, उतना जाओगे, बट ये सही होते रहते। मतलब कमाना, उपयोग करना और स्टोर करना, 3 अलग अलग चीजें हैं। तो कमाया है, और जरूरी नहीं कि कमाने का फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं कमाया है बट आपको धन मिल सकता है अलग अलग सोर्सेस से। दोनों नहीं किया है बट आपको उपयोग के लिए बहुत सारी चीजें मिल सकती है जिसमें आपके Utility. एफर्ट नहीं, क्योंकि आपके कमाने वाला कुंडली या स्थान जो भी रहता है वो खाली है, बट आपके जीवन में आपको ऐश्वर्य लिखा है तो वो किसी न किसी सोर्सेस से मिलता ही है ना। मिलता ही है। अभी जो वीकेंड्स होम बनाते हैं, ये वीकेंड्स को जाते भी नहीं है, बेचारा वो जो संभालने वाला होता है वही। और एक बार हमको ऐसे ही, हमने एक हमारे फ्रेंड को बोला आपके बंगले पे हमको जाना है, और उनका फोन ही नहीं लगा, मालूम ही नहीं पड़ा। तो ये लोग तो बेडरूम में सोए हुए थे, संभालने वाले, अच्छा, उनको कॉटेज बना के दिया। तो यूटिलिटी आप जो बोल रहे हैं वो हो जाता है ना, उनके नसीब में लिखा होता है ना, तो मिल जाता है उनको। अगर कुंडली है, कुंडली में अगर सब कुछ मोटा मोटी, नॉट सब कुछ, मोटा मोटी फिक्स है कि मैं क्या काम करूंगा या करना चाहिए, टेंटेटिव मेरी एज क्या है, शादी, बच्चे, जो हाउसेज हैं सब फिक्स हैं, माँ बाप, भाई बहन, तो मेरे पास फ्री विल का है। मुझे कुछ कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या मुझे जो कुंडली और एस्ट्रोलॉजर जो एडवाइस कर रहा है उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? कहीं न कहीं मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा अगर मैं एस्ट्रोलॉजर पे ज़्यादा विश्वास करूँगा कि यार, क्योंकि आपने बोल दिया है एज़ एन एस्ट्रोलॉजर, आपने बोला है कि यार आप पैसा कमाओगे बट आफ्टर 38 कमाओगे, लेट्स से। तो मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ कि यार बोला ही है ना 38, तो मैं थोड़ा शायद अभी एफर्ट कम कर दूँ। अब ये जैसे यहाँ एप्लीकेबल है वैसे ही स्टडी में है, वैसे ही बहुत सारी जगह एप्लीकेबल है। मैं जानना चाहता हूँ कि फ्री विल क्या क्या रोल है फ्री विल का, मतलब कितना परसेंटेज आपके पास फ्री विल है कि नहीं, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, या आपको एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है? हाँ, ये क्वेश्चंस जो है ना, ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा है कि देखो कर्म होता है। आप इस जन्म में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो भी कभी कभी ऐसे नहीं होता है कि ये भी कर रही है आप भी कर रहे हैं, पर इनको जल्दी रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको नहीं मिले। आप बोलेंगे अरे काम तो मैं इससे ज़्यादा करता हूँ, इसको रिजल्ट, फिर आप बोलोगे अरे वो पत्रिका स्ट्रांग लेके पैदा हुई। कुछ बात ऐसी होती है जो प्रारब्ध जिसको बोलते हैं, कि आप लेके आए हो बैगेज पिछले जन्म का, कुछ ये जन्म का है। और कर्माशय किसको बोलते हैं? जो आप अभी कर रहे हो ना, उससे आपका फ्यूचर बन रहा है। 3 थिंग्स हो गए। कर्म यानी आप
कोई पत्रिका हो गई, भाई ये मैं लेके आया हूँ। प्रारब्ध यानी पीछे का भी कुछ लेके आया ना। कभी कभी ये जिंदगी में आपने बहुत अच्छा किया तो भी आपको रिजल्ट नहीं, क्योंकि आप पीछे के जन्म का किसका देना लग रहे थे, वो आप चुका रहे हो ये साल, ये जन्म में। और अभी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सब कुछ आप देख ही नहीं रहे हो मेरे पत्रिका में क्या है, मेरे प्रारब्ध में क्या है। मेरा काम है काम अच्छा करना, उसका रिजल्ट आपको आगने वाले फ्यूचर में मिलता है। सो ये पास्ट जन्म, अभी का जन्म और अगला जन्म। तो आप यदि बोलोगे कि मुझे करना ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया आज हो गए, पैसा मिलेगा, लॉटरी लगेगी, ये मिलेगा और फिर मैं आराम कर रहा हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने नहीं, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि आपको तो कार्य करते रहना है। यू आर टेकिंग दिस एज अ गाइडलाइन, गाइडेंस। लेस एफर्ट्स है या एफर्ट्स है, वेदर रिवॉर्ड गोज विथ माई एफर्ट्स और एफर्ट्स आर मोर, रिवॉर्ड्स आर कम, और रिवॉर्ड्स आर मोर, एफर्ट्स। इतना ही अंडरस्टैंड करो आप, मुझे क्या है मेरे पत्रिका में, मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी या कम। तो कम मेहनत करनी मैंने आपको सपोज बता दिया पत्रिका, तो आप क्या सो जाओगे क्या आराम से? नहीं सोगे। क्यों नहीं सोगे? व्हाट आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स एज पर योर चार्ट? यू आर गोइंग टू बिहेव लाइक दैट। सो आपके अंदर यदि रजस मोड जिसको हम कहते हैं योग में, वो यानी एक्टिव, इफ यू आर एन एक्टिव, तो मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है? मैंने यदि बोल दिया आपको सब मिलेगा, तो क्या कहना है, आपका एक्टिव नेचर चला जाएगा? यू आर बॉर्न विद दैट कैरेक्टरिस्टिक्स टू बिकम एन एक्टिव, सो यू आर गोइंग टू वर्क। सो दिस यू टेक एज अ गाइडलाइन, मेरा कहना है। एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडलाइन। जैसे एक आध कंपनी का आप देखते हो और लॉसेस लॉसेस लॉसेस, आप बोलते हैं कि नहीं बाबा ये कंपनी बंद पड़ने वाली। एक आध कंपनी आप देखते हो एवरी ईयर ग्रो हो रही, दिस मैनेजमेंट इज गोइंग फाइन, सो यू टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। सो सेम वे हियर, यू अंडरस्टैंड योर चार्ट, बैलेंस शीट बोलो आप उसको, और अंडरस्टैंड करो क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या अच्छा है क्या बुरा। जो बुरा है यू हैव टू कॉन्कर, मैं इसमें से बाहर कैसा हूँ, और जो अच्छा है उसके फ्रूट्स मुझे कैसे मिले, मेरे फैमिली को कैसे। ये बैलेंस्ड, यानी आप आपका विजडम उस पर अप्लाई नहीं करोगे तो गाइडलाइन का फायदा ही नहीं होने वाला। आपका विजडम, देखो मैंने इंटेलेक्ट नहीं बोला है, विजडम बोला है, विवेक, यू हैव टू अप्लाई। इफ आई हैव गिवन यू प्रेडिक्शन और आप उसको वैसे ही फॉलो करते जा रहे, पढ़ के हनुमान चालीसा बोलने को बोला है, आप बोल रहे हो, अपन ने देखा चैटरिंग, इट्स ऑफ नो यूज। सो यू अप्लाई योर लॉजिक एंड फॉलो, दैट्स ऑल। इट्स लाइक कर्म तो आप करते ही जाइए, इट हैज कर्म तो नथिंग टू करते डू ही है। कि हाँ मेरी कुंडली ने बोला है कि 30 साल के बाद पैसे कमाऊंगी, तो हाँ 29 साल में देखती हूँ कि क्या करना है देखो मुझे। मैं 2 लाइन में आपको जवाब देती हूँ। कर्म में विश्वास रखना, कर्म में विश्वास रखना, फल मिलेगा भाग्य से। कर्म में ही धर्म है, निस्वार्थता हो सांस में, निस्वार्थता हो सांस में। सब आ गया, फल आ गया, भाग्य आ गया। निस्वार्थ यानी हम जो कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कर्म। आपके इधर भी कुछ भगवत गीता के कोट्स लगे हैं, कुछ रतन जी टाटा, रतन जी टाटा आप बोलोगे कृष्ण भगवान है ये अभी के टाइम है ना। तो मेरा ऐसा कहना है कि कर्म तो है ही, फल तो अच्छा वो कर्म देगा ही, बट और अच्छा कैसे दे, गुणातीत। देखो तमस होता है, रजस होता है, सत्व होता है, और सत्व के भी परी जाना है हमको, तो गुणातीत है। तो गुणातीत यानी उत्तम से उत्तम। सो हम लोग ये एस्ट्रोलॉजी ये सब क्यों ले रहे हैं? उत्तम से उत्तम हो मेरा, अच्छे से अच्छा हो, इसलिए जा रहे हैं ना एस्ट्रोलॉजर के पास। सो दैट इज दैट। कि अपना बेस्ट कैसे हो सकता है, ना कि Best. ये कि आलस या उसका कितने योनि के रीजन। बाद अपना लाइफ मिलता है अपने को, कितने योनि के बाद? 84 84 लाख। तो इतने बाद में मिला हुआ ये जन्म, इसका सही यूटिलाइजेशन में नहीं करूँ तो क्या फायदा? सो यू अप्लाई एवरीथिंग ना, आप एस्ट्रोलॉजी लो, आप न्यूमरोलॉजी लो, आप पामिस्ट्री लो, आप अपना लाइफ लो, अपनी एनवायरनमेंट लो, अपना एजुकेशन लो, अपने पेरेंट्स के संस्कार लो, संस्कृति लो, और आगे बढ़ो लाइफ में, देन इट विल हेल्प यू। आज यंग जनरेशन को एक नॉर्मल प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ और इससे रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है ये अचानक बढ़ी हुई समस्याएं हैं या कोई
कोई ग्रह नक्षत्रों का इम्बैलेंस है जो जनरेशन में, इस जनरेशन में शायद ज़्यादा हैं, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं? देखो, प्लैनेटरी इफेक्ट्स तो उनके, जैसे मैंने कहा, ट्रांजिट से होते ही रहते हैं। पर जिन जिनका चंद्रमा अफेक्ट होता है ना, पत्रिका में अफेक्टेड है। जैसे अभी आपको मैंने बताया मेरी मीन राशि है यानी एक्चुअली है, तो अभी मेरे मीन राशि पे शनि आया है, तो मेरे 7.5 चल रही है। तो ये 2.5 साल मेरे लिए इमोशनल बैलेंस करने का टाइम है। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजर बोल के मैं क्या करूँगी? आई विल स्टार्ट चैंटिंग समथिंग, आई विल कीप माय पेशेंस। आप मुझसे कुछ बात करने हो तो मैं एक लॉन्ग ब्रेथ लेके ब्रीथ आउट करके फिर जवाब दूँ। सो देयर विल बी अ रिस्पॉन्स नॉट रिएक्शन। बट यदि ओरिजिनल पत्रिका में शनि और चंद्र साथ में ही है, आप जब पैदा हुए ना तब वो शनि चंद्रमा पे ही था, तो मैं आपको लाइफ लॉन्ग बोलूँगी, क्योंकि वो शनि हटने ही वाला नहीं है। ये शनि तो घूम घूम के वापस 30 साल से आएगा मीन राशि में, 30 साल से, तो तब 2.5 साल थोड़े क्रिटिकल क्रिटिकल है। बट आपका यदि शनि के साथ चंद्र नेचुरल होरोस्कोप में है पैदा होते हुए, तो हम आपको बोलेंगे भी आप बार बार इमोशनल होंगे, आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी, आपका डिप्रेशन बढ़ेगा। तो ऐसे सब चीज़ों से दूर रहने के लिए चंद्रमा के लिए हम आपको शिव जी की पूजा बोलते हैं। शिव जी पे जल चढ़ाने को मैं बोलती हूँ। दूध चढ़ाना तो हमने देखा कि वो दूध ऐसा नाली में बह के जाता है, उससे तो आप वो पुजारी को छू के वो थैली दे दो, बाबा ये तो चंद्रमा पे जल चढ़ाना, ओम चंद्राय नमः का जप करना, ये सब आपको लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा लाइफ लॉन्ग बोलना पड़ेगा। बट आपका ओरिजिनल नहीं है और गोचर का आ रहा है, जैसे ट्रांजिट कहते हैं, तो उस पीरियड में आपको प्रिकॉशन लेना है। यू गॉट माई पॉइंट? देर आर सोल्यूशंस, देर चैंटिंग है, मंत्रा है, और इमोशनल कंट्रोल के लिए आपको स्ट्रांग होना है, तो हम बोलेंगे मेडिटेशन करो, योग करो। मेडिटेशन सबसे ज़्यादा माइंड पे काम करता है। तो जिनका जिनका चंद्र एफ्लिक्टेड है ना, उन्होंने मेडिटेशन करना ही चाहिए, अदरवाइज दे गो टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी। और ये तो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मेरे पास ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट, मतलब कोई मंत्र चैंटिंग, होलिस्टिक ट्रीटमेंट इसकी मेडिटेशन है, मेडिटेशन। मेडिटेशन। और इसका एक मंत्र जो है मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद में ओम जप का तो दिया है, वी हैव मेनी उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में एक कलिका है, लय संबोधयेत चित्तम, लय संबोधयेत चित्तम, विक्षिप्तम शमयेत पुनः, सकषाय विजानीयात, सकषाय विजानीयात, समप्राप्तम न चालयेत। आप पूछोगे इसका अर्थ क्या है? अर्थ और इम्पैक्ट। हाँ, अर्थ क्या है? लय संबोधयेत चित्तम, हमारा जब चित्त है ना, ये तामसिक मोड में चला जाता है, मूड ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, उठना ही नहीं है, सो के ही रहना है, आप उसको जगाओ, खुद उठ। लय संबोधयेत चित्तम, चित्त शांत हो गया, उसको एग्रीवेट करो। ये चित्त ज्यादा एग्रीवेट हो गया, शमयेत पुनः, उसको शांत करो। यानी सोया है, उसको ऊपर उठाओ, ज्यादा ऊपर उठ गया, उसको बीच में लाओ, बैलेंस हो गया, उसी को मेंटेन करो। सकषाय विजानीयात समप्राप्तम न चालयेत, वो स्थिति को जाने मत दो। तो वो स्थिति कब नहीं जाएगी? जब आप अपने भावना पे, अपने चंद्रमा पे कंट्रोल करने को सीखोगे। आपको पता चल गया अब मेरा चंद्रमा अफेक्टेड है, तो क्या लाइफ लॉन्ग आप वैसे ही रहोगे, डिप्रेशन में जाओगे, पागल बन जाओगे, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चालू कर? नहीं, आप क्या करोगे? आप माइंड को स्ट्रांग करोगे। यू नो आई एम डिफरेंट, शी इज डिफरेंट, ही इज डिफरेंट, कंपैरिजन नहीं करोगे, क्योंकि एवरीबडी इज बॉर्न विथ सम कैरेक्टरिस्टिक, सम बैड क्वालिटीज। सो यू विल कंट्रोल, और जब ये आप कंट्रोल कर पाओगे, यू विल कॉन्कर द प्लैनेट्स। आप उन्हीं की आराधना कर रहे हो, चंद्र का ही जाप कर रहे हो, शिव का मंत्र बोल रहे हो। कलर होता है, जैसे शुक्रवार का कलर वाइट, ऑफ वाइट ऐसे होता है। तो आप जब ये नेचुरल टेंडेंसीज फॉलो करने लगते हैं, तो आप नेचर पे कॉन्कर कर सकते। तूने मेरा चंद्र को बिगाड़ा है, तू ही मेरे चंद्र को ठीक करेगा, मैं तेरी ही आराधना करूंगा। आपके पास जब बॉस होता है, सपोज ये आपके बॉस है, आप बॉस का कहना मानते ही हो ना, तो इधर चंद्रमा बॉस है, आपको मानना ही पड़ेगा।
आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आपको मानना है या नहीं मानना है, इनका कहना मानना पड़ता। ऑलवेज डू यू अग्री, समटाइम्स डिसएग्री फॉर अग्री। हाँ बट पता है करना है तो करना है तो करना है। तो वैसे भाई ये चंद्रमा दूषित है तो है, ये क्या मेरे 30 साल के बाद नहीं दूषित हो रहा, ये मैं तो पैदा ही होके ले। अंडरस्टैंड, इसीलिए मैंने क्या कहा, जर्नी ऑफ सेल्फ टू सेल्फ है एस्ट्रोलॉजी। हम ही से शुरू होती है, हम ही तक खत्म होती तो एक मंत्रा जो आपने Chanting. बताया चैंटिंग के लिए, है। मेडिटेशन, मेडिटेशन और Yes, शिव प्राणायाम। पे, शिव मंदिर जल। शिव मंदिर का जल चढ़ा, आपके घर में है तो आप उस पे भी चढ़ा सकते। आजकल बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि अम, अच्छा चल रहा है लेकिन कुंडली मैच नहीं हो रही है पेरेंट्स के प्रेशर से, देन दे डिसाइड टू गेट अपार्ट कि नहीं कुंडली अब मैच ही नहीं हो रही है तो कुछ मतलब नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ बीच का रास्ता है क्या? इज देयर एनी मिडिल पाथ दैट यू कैन फॉलो, या फिर नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, एक्सेप्टेड एंड मूव ऑन? Accepted to move on and acceptance for acceptance, right? ओके So once you know, suppose अनुष्का मैंने तुमको बता दिया तुम्हारे 7th हाउस में शनि और हर्षल है, तो तुम बताओगी क्या? तुम्हारा एक कॉम्प्रोमाइज है यार अनुष्का, तुम्हारे पत्रिका में क्या कॉम्प्रोमाइज है? तुम ब्यूटीफुल हो, वो नहीं हो सकता, एक हो गया। अच्छा ये नहीं, वो भी ब्यूटीफुल है, हैंडसम, ठीक है। तुम प्रोफेशनली ज़्यादा ग्रो हो रही, वो नहीं होएगा, तुम बोलोगे नहीं वो भी ग्रोथ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी फैमिली एजुकेटेड है उसकी, सो एक डिफरेंस है। तो मैं तुम्हें क्या कन्विंस करूंगी, दिस इज योर नेचुरल बर्थ चार्ट, एक्सेप्ट। अब तुम्हें डिसाइड करना है मैं एक क्या कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं लुक कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं प्रोफेशन कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं फैमिली कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं नेचर कॉम्प्रोमाइज करूं। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज वन। सो इफ दिस एक्सेप्टेंस कम टू यू, नो प्रॉब्लम, क्योंकि तुम खुद को क्या बताओगी जब तुम स्टडीड एस्ट्रोलॉजर को मिलोगी कि दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ माय चार्ट, नॉट हिज चार्ट। मेरे पत्रिका में 7th हाउस बिगड़ा है, एक कॉम्प्रोमाइज मुझे करना है। सो एक्सेप्टेंस, जो तुमने शब्द यूज किया उसी को मैं करूंगी कि वंस यू एक्सेप्ट यू एज पर चार्ट, यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, एंड वंस यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, यू आर रेडी टू गो। कि नेचुरली जो है वो है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि तुम्हें यदि गुस्सा आता है, ओके, मुझे तुरंत गुस्सा आता है, तो मैंने तुमको नुस्खा दे दिया, तुम एस्ट्रोलॉजी को, तुम एक गिलास पानी पियोगी फिर जवाब दोगी, ऐसा मैंने तुमको बता दिया। तो धीरे धीरे तुमको अंडरस्टैंड होएगा कि वो सामने वाले का बोला हुआ इफेक्ट निकल जा रहा है यार, एंड आई एम नॉट रिएक्टिंग, व्हाई नॉट, दिस इज अ गुड नुस्खा। सो व्हाट यू डिड, you accepted that person's behavior and you have not tried to change him, but you have tried to change yourself. हम लोग आर्ग्यूमेंट में क्यों जाते हैं? जिद, वी आर बॉर्न ego. लायर, पैदा ही हुए हैं आर्ग्यूमेंट करने को, ऐसा हम समझते हैं। और जब हम ये समझ जाए कि ऊपर वाला चंद्रगुप्त जो हमारा लिखा जोखा लिखता है, वो भी आखिरी ब्रेथ तक रुकता है यार, तुम ऊपर जाने के बाद डिसाइड करता है तुम नरक में जाओगे क्या स्वर्ग में। तो who you and me are to decide right now who is wrong and who is right. Let time goes. This is a holistic solution. Go with the flow. Holistic solution यानी response, no reaction. हमारा जो एक नेचर होता है ना, मंगल का आदमी है, मंगल है उसका, तो एग्रेसिव नेचर होता है। तो अभी मालूम है ना, पत्रिका दिखाने को तो हेमंत और अनुष्का साथ में आए थे, तो हेमंत मंगलिक है और तुम शुक्र की हो, तो तुम माइल्ड हो, वो एग्रेसिव है। एक्सेप्ट यार, कहीं तो भी रजिस्टर कर लो, बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। अरे मैम ने तो कहा था ये मंगल का, या ऐसा ही करने वाला है, फिर मैं क्यों आर्ग्यू करूं। मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा आपकी बात शायद समझ आ रही है कि प्लैनेट्स एनर्जी हैं, आप एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करोगे। रॉन्ग प्लेस पे राइट एनर्जी काम नहीं करेगी, राइट प्लेस राइट एनर्जी बहुत अच्छा हो जाएगा, रॉन्ग प्लेस रॉन्ग एनर्जी बहुत बेकार हो जाएगा, राइट। आपने नहीं किया, एस्ट्रोलॉजी और होलिस्टिक दोनों साथ में ले लिया है। गुड ऑब्जर्वेशन कि हमें हमारी एनर्जी को मैनेज करना होता है, हमारे एनर्जी को हमें बैलेंस करना होता है। कोई क्विक मूव ऑन मंत्र है? आजकल लोगों को ऑब्सेशन बहुत है। ओम, ओम का जो मंत्र है, ओम से हम पैदा हुए, प्रकृति और पुरुष ओम है, ओम से प्रकृति और पुरुष बने, प्रकृति और पुरुष से हम आए हैं।
तो हम जब भी ओम का चैंटिंग प्रॉपर करते हैं विथ ब्रीदिंग सिंक्रोनाइजेशन ओम जैसे करते हैं, तो हम क्विक मंत्रा है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मेडिटेशन आ गया, इसमें ब्रीदिंग आ गया, इसमें एस्ट्रोलॉजी आ गई, सब कुछ आ गया। मुझे बहुत सारी चीज़ों से ऑब्सेशन है, मुझे बहुत लगाव है, मुझे हटना है, मुझे मतलब उतना अट्रैक्ट नहीं होना किसी भी चीज़ से। कुछ है ऐसा आपको लगता है कोई? See, detachment is a process. Exactly, detachment. Detachment is a process. It is not happening with one mantra. क्योंकि पहले डिटैचमेंट को संस्कृत में प्रत्याहार कहते हैं, प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी हर वस्तु से दूर कि ये मेरी नहीं है, ये पोजीशन मेरी नहीं, ये चेयर मेरी नहीं, ये कॉफ़ी मग मेरा नहीं, ये बीबी मेरी नहीं, ये बच्चे मेरे नहीं, सब चीज़ से तुम थोड़ा सा डिटैच रहोगे तो यू आर लिविंग लाइक अ सुपर हीरो इन लाइफ, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग अटैच्ड। अब कोरोना से लोगों को समझ गया है कि हम जिससे अटैच थे उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कितने लोग पूरा सब छोड़ के गए। अभी कल अपने बच्चे को मिलने को गए हुए लंदन के हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो गई। सो देर आर समथिंग विच इज़ नॉट इन आवर हैंड, नाइदर ऑन आवर लाइन्स, देर इज अ डेस्टिनी विच इज़ प्लेइंग रूल। सो वंस यू अंडरस्टैंड यू गेट डिटैच्ड। जिस दिन आपको पता चलता है कि ये मैंने किया, जब मैं भूल जाता हूँ और कर्म निष्काम मैं करने लगता हूँ, तो डिटैचमेंट स्टार्ट। और जब डिटैचमेंट स्टार्ट होती है तो यू स्टार्ट लिविंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, जिसके लिए गॉड ने तुम्हें इस धरा पर भेजा है। और जब आप वो धरा पे उस तरीके से जीना चालू करते हैं, आप डिटैच्ड होते हैं। डिटैच्ड हो बोल के डिटैचमेंट नहीं आती, डिटैच कर बोल के डिटैचमेंट आती है। सो यू हैव टू टेल योरसेल्फ, यानी पोजीशन जो है ना, उससे दूर हटना, ये मेरा है, इससे जो आज इन्होंने अभी पूछा मुझे डिफरेंसेस क्यों आ रहे पोजीशन, जैसे मैंने अभी इनको एग्जांपल दिया, 5 साल की रिलेशनशिप थी, अच्छी चल रही थी, शादी होते ही क्या हो गया, ओनरशिप आ गई, पोजीशन आ गया, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, ये मेरी बीबी है, ये मेरा हस्बैंड है। वो रिलेशनशिप में कभी नहीं था, पोजीशन आ गया, अटैचमेंट आ गई, खत्म हो गया ना, ऑब्स्टैकल्स आ गए लाइफ में। सो इफ यू आर नॉट पॉजिटिव एंड इफ यू आर ट्राइंग टू गेट डिटैच्ड, दैट इज द राइट अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। इन योर एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस, कभी आपने किसी के लिए कोई प्रेडिक्ट किया हो कि ये ऐसा होगा, बट उसकी जिद थी कि नहीं ऐसा मुझे करना है? कोई आपके पास ऐसा रिवर्स आया है कि जहाँ जिद जीत गई हो एस्ट्रोलॉजी से या प्रेडिक्शन से? अभी तक तो मेरे पास ऐसे ही है कि भाई आपने बोला था, ये पीरियड दिया और हुआ। आप पूछ सकते हो कि भाई एक को मैंने बोला, अभी वो प्रेग्नेंट थी लड़ी, लड़का ही चाहिए, मैं बोला 5 तारीख के पहले डिलीवरी हुई तो लड़का होएगा, बाद में हुई तो लड़की होएगी। अब आप पूछोगे कि अंदर का बदलता है क्या? अरे जो था, यदि लड़का है तो 5 के पहले ही होगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है। 5 के बाद हुई तो उसका गुरु में का अंतर दशा का गुरु बदल रहा है, उसमें शुक्र आ रहा है, शुक्र यानी लड़की। सो गुरु टू गुरु का जो टाइमिंग दिया था मैंने, उसमें यदि हो गया तो लड़का, और पेड़े लेके आ गया, लड़का हो गया। आपने बोला उसमें पैर भी छूने लगा, मैं बोला मैं कोई गुरु माँ नहीं हूँ। दिस इज अ कैलकुलेशन, बट वो फेथ उनका आ जाता है। जैसे शादी के लिए हम क्या देखते हैं? गुरु देखते हैं, गुरु की महादशा देखते हैं। आपने चैंटिंग पूछा तो गुरु का मंत्र बोलते हैं, और ये सब तुम करते हो और हो जाता है। तो मेरे पास तो अब तक सच हुए ही लोग ज़्यादा आए हैं, और जिसका सपोज नहीं हुआ होगा उसने नहीं आया बताने, क्योंकि उसका विश्वास उड़ गया होगा एस्ट्रोलॉजी पे से। ऐसा मैं बोल नहीं सकती ना कि मैं ब्रह्मदेव हूँ और मैं जो बोलूँ, मैं जो बोलती हूँ वो प्लानिटरी कैलकुलेशंस पे ही बताती हूँ आपको, ये होगा, ये नहीं होगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम आपके पास आए और हो गया, अरे तुम आए ही राइट प्लानिटरी टाइमिंग्स में ना मेरे पास, तुम्हारा कुछ भी कैरी करना होगा कि हम इनके पास गए और हमारा अच्छा हो गया। मेरा तो यही कहना है कि तुम आए अच्छे, तुमको किसी ने बुद्धि दी, भगवान ने दी, तुमने खुद ने दी, किसी ने रेफरेंस दिया, तुम आए, मैंने बताया, हो गया। जैसे अभी एक है जैन धर्म के है, ही केम फॉर डेट, कब शादी होगी, क्या होगा, ये होगा, और वो आया और मैंने उसको बोला 1 महीने के अंदर तेरे लड़के की शादी पक्की होके शादी हो जाएगी। अब वो पागल ही हो गए। 1 महीने के अंदर? हाँ, शादी पक्की होके हो जाएगी। और वो जब हुआ
तो उनको तो लगता है मैं भगवान हूँ। मैंने उनको समझाया, भाई तुम मेरे पास लेट आए होगे, पहले आते तो भी मैं 2 साल से वो बोलती, और अभी तुम आए तो मेरे प्लेनेट एक, मैंने उनको बोला 1 महीना आप बाकी सब बंद करो, इसी पे काम करो, इसी पे काम करो। ये पीरियड गया कि आगे 2 साल पीरियड नहीं है। सो एक्शन एंड प्रेडिक्शन गोज टुगेदर। यदि आपने कुछ प्रयत्न ही नहीं किए, वो पीरियड चला गया ना। हाँ, मतलब जो टाइम आ रहा है उसका यूज करने के लिए, उसका रिजल्ट, अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेक्टेड रिजल्ट लाने के लिए करेक्ट, आपको एफर्ट डालने अपॉर्चुनिटीज पड़ेंगे। अभी आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी, प्लैनेट का फेवर है, आप करो और आगे बढ़ो। और ये वर्क बहुत लोगों के इसमें किया है। मेरे पास जो स्पेसिफिक क्वेश्चन के आते, उनको जो हम पीरियड कैलकुलेट करके देते हैं, उस पीरियड का बहुत फायदा होता है। आज तक का आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि दैट रीडिंग वाज द मोस्ट ट्रिकी फॉर यू, मतलब कि जिसमें आपका एकदम ऐसे जान निकल गई या आप खुद बहुत कंफ्यूज हो गए, ऐसा कोई केस आपके पास आया है क्या? हाँ, जरूर बताऊंगी। मेरा खुद का ही केस था। स्टॉक मार्केट में काम करती थी, हाँ, और उस दिन का हमारा प्रेडिक्शन था एस्ट्रोलॉजिकल, रिलायंस गिरेगा। हाँ, और रिलायंस गिरेगा ये प्रेडिक्शन था, शुक्र का जो हमने सब कैलकुलेशन किया उस वजह से। तो मैंने सोचा मैं रिलायंस को शॉर्ट कर दूं और चलते मार्केट में कवर कर लूंगी। अभी प्रेडिक्शन क्या था, रिलायंस गिरेगा। मैंने खुद का पत्रिका तब देखा क्या, मार्केट में नहीं देखा। मैंने क्या किया, 5,000 रिलायंस शॉर्ट कर दिए। वी वेर वर्किंग विथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हमारे पूना स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग जो डेक्कन में है, मार्केट में बेचा मैंने, और हमारे यहाँ के लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी सब चले गए, और मुझे कवर करने को चांस ही नहीं मिला। पोजीशन तुमको कवर करने, अच्छा दूसरे ब्रोकर के थ्रू करूँ तो सभी का ना, लाइट्स तो गए और आने तक का। तो आई लॉस द चांस फॉर 2 आवर्स, मैं कर नहीं पाई, ले नहीं पाई। और दूसरे दिन का हमारा प्रोडक्शन था कि वो रेट्रोगेट हो रहा है, वो बढ़ेगा। सो आई डिड सेल ऑफ 5,000 क्वांटिटी in which I have lost lakhs of rupees. My prediction came true. जाके देखा मेरे पत्रिका में वो अचानक धन लाभ का योग था ही नहीं, और अचानक लॉस का योग था। मैं मेरी पत्रिका देखती थी तो मैं शॉर्ट नहीं करती थी। म्हणजे मार्केट का प्रेडिक्शन सच आया, ट्रिकी हो गया ना, और मैंने तो लॉस कर दिया। और मैंने जब मेरे गुरु से बात की, मदा भट्ट की, उन्होंने बोला मैंने तेरे को इसलिए एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाई है कि तू वो खुद के ऊपर, और करना है तो लेके बैठ खुद की पत्रिका, है ना टाइम इतना मार्केट में, अपनी भी पत्रिका देखो, प्लैनेट्स भी देखो, मार्केट भी देखो, क्लाइंट की पोजीशन भी करो। तो देन ही टोल्ड मी, आपके पत्रिका में ना एफर्ट्स के साथ पैसा है, बुद्धि से पैसा है, एफर्टलेस पैसा नहीं है। एफर्टलेस पैसा नहीं। सो दिस इफ आई टेक, दो आई एम इनटू द प्रोडिक्शन वेयर एफर्टलेस मनी, मेरे क्लाइंट ने तो कमा लिया ना पैसा, जिनको मैंने बोल दिया था आज रिलायंस बेचो, उन्होंने कमाया, बॉम्बे में थे, इधर थे, उधर थे, दे हैव अर्नड, आई कुडंट। सो दिस वाज अ वेरी ट्रिकी पोजीशन। लॉसेस तो मेरे अच्छे हुए, अच्छे यानी 5,000 क्वांटिटी का तुम सोच सकती हो, And बहुत that ज्यादा, too at that time. that time. So it was a heavy, and it was a, so your destiny and your prediction देखना पड़ता है। नहीं, और खुद के अप्लाई मत करो एस्ट्रोलॉजी, ये भी मैं सीख गई कि एवरीडे खुद के ऊपर, एवरीडे मत देखो। जैसे डॉक्टर खुद की सर्जरी नहीं कर पाएगा, वैसे मतलब इवन दो नोइंग एवरीथिंग कि भाई क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, बट डॉक्टर कांट डू। ऐसा ही एस्ट्रोलॉजर के साथ। तो आप अपना किसी और को दिखाते हैं क्या, या खुद का देखते हैं? मेरे लेकिन फादर को frequent तो नहीं मैं देखते बहुत हैं? दिखाती थी, मैं फादर का एडवाइस मैं लेती थी, उन्होंने बोला तो मैंने 24 घंटे में स्टॉक मार्केट का बिजनेस बंद कर दिया था मेरा 12 साल का। अच्छा, बिकॉज ये ऐसा ही ना कि अपन अपने पे भी अप्लाई करने को जाते हैं, तो उन्होंने कहा तुम बंद कर दो। सो मैंने बंद कर दिया। देन आई यूज टू आस्क माई गुरु मदा भट्ट, अब दोनों भी नहीं रहे, सो रेयरली आई आस्क समबडी, जहाँ या मुझे फिर खुद आप अपना देखते हो लेकिन बहुत नहीं, देर मुझे बाद? जब उत्तर नहीं मिलता, और नहीं बड़ा कुछ करना है तो मैं देखती हूँ, डे टू डे लाइफ में नहीं। बट आप अगर किसी को शेयर्स नहीं सूट होता, शेयर मार्केट से पैसा, सो डू यू मीन कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी नहीं करना चाहिए, या फिर सट्टा और इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क है।
स्पेकुलेशन इज अ डिफरेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज अ डिफरेंट. सो ट्रेडिंग बेसिकली सॉर्ट ऑफ स्पेकुलेशन, हाँ, ट्रेडिंग हो जो तुम खरीद बेच कर रहा है. एक सेटलमेंट पीरियड के अंदर लेना बेचना करना है. अब तो वो सेबी से अलाउड ही नहीं है. आपको जितना लेना है उतना मार्जिन देना पड़ता है पूरा, तब 10% 20% मार्जिन, और 10-20% का मार्केट नहीं था. फर्क 50% से भी पड़ता था शेयर्स में. तो आपका 20% का मार्जिन, दूसरे दिन आपका पोजीशन ही नहीं खुलता था जब तक आप पूरा पैसा नहीं भरते हो लॉस का. तो वो अब तो तुमको पूरा पैसा देना पड़ता है ना. अब इतना सट्टा भी होता नहीं, जिसके पास पैसा है वही कर सकता है. So situation changes. But long-term investment in shares is not speculation. It's not a speculation at all. और वो किस planet से देखते हैं? Short term speculation 5th house और 11th house. और सिर्फ 11th house से लाभ. Okay. और पैसा planet, मिलेगा. which planet is responsible? प्लैनेट है तो शुक्र है, चंद्र है. प्लैनेट्स तो है बहुत सारे, बट जनरली फर्स्ट वो हाउस, उसका ओनर, उसकी पोजीशन, और फिर दशा महादशा. आपके पास ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहेंगे जो आप शेयर करना चाहेंगे. पर्टिकुलरली मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कोई क्लाइंट या कस्टमर जो आपके पास तब आया हो जब वो बहुत लो था, अराउंड जीरो था, बैलेंस शीट नील था, बट आपने उसको एडवाइस किया है कि यार भाई इमेंस अल्टीमेट वेल्थ है कुंडली में, इट टेक्स टाइम. ऐसा कोई स्टोरी है जो आप? स्टोरी में नाम तो नहीं बताऊंगी. जब वो मेरे पास आए तो ही क्लियर्ड हिज इंजीनियरिंग एंड ही वाज वर्किंग विद समबडी फॉर 1500 और 1000 रुपीस. ही वाज स्टेइंग इन वन रूम and astrologically we were discussing and I told you कि after this particular I think 12-15 महीने का पीरियड दिया था, you will never turn back and you will never require a astrologer. ऐसे तुम्हारी ग्रोथ होएगी. और आज वो आदमी बहुत बड़ा बन गया. 2-3 हज़ार करोड़ का तो उसका ये होगा, प्रॉपर्टीज है, ये है, वो है. तो है ऐसा दिखता है अपने को. अच्छा. एंड कभी उल्टा भी हुआ हो? उल्टा यानी वो पूछ के रुका नहीं होगा तो उल्टा होएगा ना. नहीं, लाइक ही इज वेरी रिच एंड आपको कुंडली में दिख रहा होगा कि नहीं आगे जाके. हाँ, एक पत्रिका देखी थी जिसमें मैंने उनको बोला था भाई से बच के रहना. जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, भाई सब साथ में डायरेक्टर थे, और भाई ने तो आपने उनका हाउस 3rd देखा होगा, वो हाँ, देख के आपने और स्पेकुलेटिव ग्रह भी देखे थे ना, लाभ भाई से लाभ है क्या. भाई का 11वां स्थान देखा था, तो मैंने बोला भाई से जप के रहना, बहुत ज़्यादा फेथ है. और उसके भाई ने उसको डिच किया. तो आया है, ऐसा भी अनुभव है, वो भी है. अल्टीमेट वेल्थ या अल्ट्रा वेल्थ, अल्ट्रा रिच वेल्थ कौन से प्लेनेट और हाउस से देखी जाती है? देखो, ऐसे एक प्लैनेट से तो नहीं देखी जाती, बिकॉज योर क्वेश्चन इज अ सर्वांगीण. बोलते हैं ना जैसे फुल पर्सनालिटी, वैसे सर्वांगीण, कि उसके पास की जो प्रॉपर्टी है, आपका कहना है बहुत प्रॉपर्टी है. अभी मैं आपको इतना ही बता दूंगी कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम अष्टम स्थान से देखते हैं, प्रोफेशन से दशम स्थान से देखते हैं, सेकेंड हाउस से तुम्हारा जो फैमिली का स्थान है उससे देखते हैं. इसमें स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी नहीं आती, इसलिए 5th हाउस नहीं देखते हैं, और लाभ स्थान देखते रहते हैं. और प्रॉपर्टी में डीलर हो तो मंगल भी देखते हैं, क्योंकि मंगल ये भूमि का ग्रह है कि भाई प्रॉपर्टी से. तो ये सारे प्लैनेट से ये प्रॉपर्टी देख के हम बता सकते हैं कि भाई आपके पास स्टेबल प्रॉपर्टी रहेगी और बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी, ये बता सकते हैं. जैसे न्यूमरोलॉजी होती है आजकल, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी बहुत कुछ आपके बारे में बता देते हैं. तो इनसे सिर्फ एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता सकते हैं या एक डीप एनालिसिस भी हो सकता है? नहीं, इसकी भी पत्रिका बनती है न्यूमरोलॉजिकली, इसका भी एनालिसिस होता है. बट जैसे इंडियन एंशिएंट साइंस में ज़्यादा बिलीव करो तो प्लैनेट्स पे. मोटा मोटी लाइफ के 2 पार्ट डिसाइड कर सकते हैं. सो 30, 35, 37, 37 इज 1 पार्ट ऑफ वेयर आप एक्सप्लोर करते हो, फिर थोड़ा समझने लगते हो, स्टेबल होते हो, एक करियर डिसाइड करते हो, और फिर 35, 37 के बाद सेकंड फेज ऑफ योर लाइफ स्टार्ट. बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि स्पोर्ट्स में ले लीजिए या करियर में ले लीजिए, अर्ली सक्सेस मिल जाता है. समटाइम्स इट इज़ गुड, समटाइम्स इट इज़ डेंजरस. पोस्ट 35, 37 सक्सेस मिलता है, वो पीढ़ी तक जाता है, मतलब वो आपके यहाँ तक खत्म नहीं होता, आप आगे जनरेशन को, अगली जनरेशन को आप बहुत दे सकते हो. ये किस प्लेनेट और किस कंपोजिशन से डिसाइड करते हैं कि अर्ली सक्सेस, और ये क्या अच्छा रहता है, या मतलब व्हाट इज गुड? फर्स्ट हाफ
बिफोर 30-35 और सेकंड हाफ, और किस कंपोजिशन, किस प्लेनेटरी मूवमेंट से ये पता चल सकता है? सी सपोज इफ यू आर अ मार्स ड्रिवन पर्सन, आप मंगल के आधिपत्य में आते हो, तो मंगल इज अ यूथ प्लैनेट, यंगेस्ट प्लैनेट ऐसा कहा जाता है। तो जब उसका आधिपत्य आपके पत्री, आधिपत्य यानी ही इज पावरफुल, तो आपका पहले का लाइफ अच्छा जाता है। इफ यू आर अ सैटर्न ओरिएंटेड पर्सन, आपका बाद में का लाइफ अच्छा जाता है। अभी कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, मंगल का आदमी प्लानर भी अच्छा होता है, उसने प्लानिंग करके वही अपनी प्रॉपर्टी अच्छी से रख दी है, तो उसका भी फायदा आगे के जनरेशन को जाने ही वाला है। और सैटर्न ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स है, 35-36 के बाद आपको स्टेबिलिटी देता है, और वो स्टेबिलिटी मंगल इतनी फास्ट भी नहीं देता है, स्लोली 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 आप स्टेबलाइज होते हैं, एंड योर रिटायरिंग लाइफ इज ऑल्सो गुड। सो सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट और मार्स इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट। 1 महीने के अंदर ही वो अपनी राशि बदल लेता है। तो मंगल का यदि आपका है, जैसे मेष राशि है, मेष का मंगल है, मकर का मंगल है, तो आपको जल्दी यंग एज में स्टेबिलिटी आ जाती है, यदि आपका 10th हाउस का ओनर मंगल है। यदि आपका 10th हाउस का ओनर सैटर्न है, वो तुल राशि में उच्च राशि का है, या 10th हाउस का 10th में बैठा है, या आपका से 10th हाउस कैप्रिकॉन है, मकर, और शनि आपका 11th हाउस यानी एक्वेरियस में बैठा है, तो वो उसके धन स्थान में गया, आपके लाभ स्थान में आया, आपका लाभेश लाभ में हो गया, तो वो आपको अच्छा सेटल करवाता है। हाँ, सो इट्स ऑल बी टेक इन टू कंसिडरेशन द ओनर ऑफ 10th हाउस, प्लेसमेंट ऑफ दैट 10th हाउस, उसका एज क्या है, ये सब देख के बताया जाता है कि आपका अर्ली करियर में सेटलमेंट है और या लॉन्गर करियर, एफर्ट्स के साथ है, एफर्टलेस है। गोचर और महादशा, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है? सो मेरा महादशा शायद अच्छी नहीं चल रही, बट गोचर में जो ग्रह आ रहे हैं 2 साल, 1 साल, 6 महीना के लिए, वो अच्छे हैं, या फिर महादशा अच्छी चल रही है बट गोचर के जो प्लेनेट है वो सही नहीं है, तो क्या इम्पैक्ट दिखता है? देखो, गोचर यानी ट्रांजिट हो गया, प्लानिटरी ट्रांजिट। आपकी पत्रिका क्या है, आप जब पैदा हुए तब जो आकाश में ग्रह की स्थिति थी, वो जैसे कि वैसे ही हम 12 घर में लिखते, वो आपकी नेचुरल हॉरोस्कोप होगी। ट्रांजिट यानी अभी के मूवमेंट्स जो चल रहे हैं, और महादशा दशा कैलकुलेट करते हैं, आपका जो मून होता है, राशि होती है, उसका नक्षत्र होता है, वो नक्षत्र पे से महादशा अंतर्दशा कैलकुलेट की जाती है। अब दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी महादशा में अच्छी अंतर्दशा चल रही है, उसका लाभ आपको मिलना है। अब ये कम कब होगा कि आपका ट्रांजिट नहीं अच्छा चल रहा। आप पूछ सकते हैं, भाई मेरा गुरु में गुरु चल रहा है और मेरा गुरु तो भाग्येश है, मेरा भाग्योदय होना ही चाहिए था, तो क्यों नहीं हुआ? तो ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, सो दे आर को रिलेटेड। समटाइम्स दोनों अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल गए, समटाइम्स जो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने चाहिए थोड़े कम हो गए क्योंकि आपका गोचर अच्छा नहीं चल रहा। अब ये राशि में अभी ऐसा हो रहा है जिसको हम गुरु जो है जुपिटर, ये जनरली 1 साल एक राशि में रहता है। अब ये साल 2025 में गुरु को अगोचर गुरु कहा गया है। अगोचर यानी वो अभी मिथुन में है, फिर से वो कर्क में जाता है, फिर वो रेट्रोगेट होके मिथुन में आएगा, फिर वो कर्क में जाएगा, फिर वो सिंह में भी जा रहा है, तो इसको अगोचर गुरु भ्रमण कहते हैं। तो वो गुरु 1 साल है ही नहीं ना, जो गुरु का फल देना था वो 1 साल एक राशि में है ही नहीं, सो दैट ट्रांजिट इफेक्ट कम हो जाएगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई अभी मिथुन राशि है और उसका गुरु फेवरेबल है, गुरु में गुरु चल रहा है, शादी करनी है, भाई मिथुन का गुरु बदलने के पहले आप एफर्ट्स लो। तो ये जो है ना, ये दोनों आपको देखने पड़ते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर। आपको ट्रांजिट भी देखना है, गोचर आपने कहा, और आपको महादशा, अंतरदशा और उसमें की अंतरदशा भी देखनी है। टाइमिंग ऑफ इवेंट कहते हैं ना, टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए आप आए, एग्जैक्ट टाइम तो बता नहीं सकते, वी आर नॉट ब्रह्मदेव, बट एक टाइमिंग होता है, पीरियड होता है। आपने सपोज मुझे पूछा कि मेरा शादी का पीरियड आप निकाल के दो, आई कैन गिव दैट विद द हेल्प ऑफ नॉट ओनली दशा महादशा बट गोचर एंड नवांश, तो तीनों है। तो जो आपको सही नहीं चल रहा है ऐसा लगता है ट्रांजिट, वो आपकी अच्छी महादशा में भी कभी कभी रुकावटें पैदा करता है। तो व्हेन एस्ट्रोलॉजर के पास आप टाइमिंग ऑफ इवेंट को गए, तो वो सब स्टडी करके ही आपको बताएगा कि ये पीरियड मुझे दिख रहा है। आपके हिसाब से 36 गुण मिलना ठीक है या नहीं है? 36 गुण रेयरली मिलते हैं, पर मिलना ठीक है उनको। 36 गुण जब मिलते हैं तो ज़्यादा करके तो लड़का तो हो ही जाता है,
100% होता है लड़का लड़की, संतति है, बट उसमें गुण मिलन भी आता है, ग्रह मिलन भी आता है ओके 36 गुण में, तो वो दोनों की कंपैटिबिलिटी भी अच्छी होती है। थैंक यू सो मच मैम, आप आए एंड जेंजी पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमें इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, करियर हो गया, मेंटल हेल्थ हो गई या रिलेशनशिप्स हो गई, वी आर द मोस्ट कंफ्यूज जनरेशन एंड आई टोटली एग्री विद दैट। बट आपके कुछ सजेशन ने बहुत सी चीज़ों के लिए एटलीस्ट मुझे समझाया है कि कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करो, उस पर वर्कआउट करो एंड जस्ट मूव ऑन। दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन यू कैन हैव। सो थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग मी दैट। सो थैंक यू सो मच मैम। मुझे ऐसा लगता है ये जनरेशन अपने माइंड पे ज़रूर काम करे। आप माइंड पे काम करोगे तो यू विल एबल टू डेवलप योर इनर पर्सनालिटी। उसके साथ साथ आपको काम करना है आपकी, जिसको हम कहते हैं ना टाइमिंग। सो टाइमिंग के लिए काम करना है तो आपको दशा महादशा ज़रूर देखनी चाहिए। सो टाइमिंग हो गया, माइंड हो गया, और बाद में मैंने इनको बताया कि ब्रह्म की ऊर्जा हमारे अंदर क्या है, ये जानना है तो अपनी कुंडली के द्वारे खुद को जानो, तो ही आप जिंदगी में आपको जैसा चाहिए उस स्पीड से प्रोग्रेस ज़रूर कर सकते हैं। आप तो बहुत सारे पैरामीटर्स देते हो ना, आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है पर्सनालिटी ट्रेट्स जानने के लिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है, ऑनलाइन वेबसाइट्स है, आप जाके देख सकते। ह्यूमन डिज़ाइन भी है कि आप अपनी बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल के आपका ग्राफ बना सकते। आउरा का मशीन है कि आप सब चेक कर सकते हैं। एक बार एस्ट्रोलॉजर को ज़रूर मिलो, आप क्या है, आप क्यों आए हैं, आप कैसे हैं, आपकी अच्छियाँ या यानी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपके वीकनेसेस क्या है, आप समझ लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। क्योंकि मनुष्य जीवन ये इंसान को भगवान की एक देन है, उसको अच्छा जीना, अच्छा रहना हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडियन एंशिएंट साइंस का वेद में दिया हुआ ज्योतिष और योग, ये दोनों का संगम करके आप अपने जीवन में खुश रह सकते हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।